हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो हम अपना हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने बेसिक्स देख लिया था, चार्जिंग सेक्शन देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मेट बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम निकालने के लिए आपके पास एक ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट, आज हम इन सारे पॉइंट्स को ना डिटेल में पढ़ेंगे हाउस प्रॉपर्टी में, फिर ही आपको पता चलेगा क्या क्या कहाँ पे पॉइंट आना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ग्रोस एनुअल वैल्यू। अब मैंने ना आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था कि हम सोचते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के केस में जो हमें रेंट रिसीव होता है ना वो टैक्सेबल होता है, बट मैंने आपको बोला था कि रेंट टैक्सेबल नहीं होता है। हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होती है वो टैक्सेबल होती है। तो एनुअल वैल्यू क्या होती है? अब दो तरह की एनुअल वैल्यू होती है, एक होती है ग्रोस एनुअल वैल्यू एंड सेकेंड वन इज नेट एनुअल वैल्यू। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होती है। ये देखो, सेक्शन 23 में ग्रोस एनुअल वैल्यू दे रखी है हमें। नॉर्मल इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम, बट अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्स इज नॉट चार्ज ऑन द रेंट earned from the house property but on the earning capacity of the house property. Such earning capacity termed as annual value. Annual value is determined considering the following factors. क्या कहते हैं? नॉर्मल हम डायरेक्ट टैक्स के केस में, इनकम टैक्स के केस में नॉर्मली जो हमें इनकम हुई होती है ना, हम वो टैक्सेबल करते हैं। जैसे कि सैलरी से इनकम हो रही है तो जितनी हमें सैलरी रिसीव हुई होती है वो टैक्स करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस से इनकम हो रही है तो जितना हमें प्रॉफिट हुआ होता है वो टैक्सेबल करते हैं। बट एक ऐसा हाउस प्रॉपर्टी ही एक ऐसा हेड है जिसके अंदर हम अपनी रेंट की इनकम नहीं टैक्सेबल करते। जैसे नॉर्मल केस में इनकम टैक्सेबल होती है, तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी तो हमें रेंट रिसीव होता है, यही इनकम होती है, तो रेंट टैक्सेबल होना चाहिए। बट हाउस प्रॉपर्टी के केस में कभी भी रेंट टैक्सेबल नहीं होता है। जो उस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी है ना, उसे टैक्स लगाया जाता है। अब प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, और अगर कुछ होती भी है तो उसे क्यों टैक्स किया जाता है, रेंट को क्यों नहीं टैक्स किया जाता है, इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। ये देखो, ये है मेरे पास एक घर, ठीक है। जैसे ये देखो, ये है मेरे पास एक घर, ठीक है। अब ना मैं, ये घर राम के पास है, ये घर, ये ना राम इस घर को रेंट पे देता है, ठीक है। रेंट पे दिया था, सोचो ये शाम को उसने रेंट पे दिया था अपना ये हाउस, और ना शाम इसे रेंट दे रहा था राम को, लेट से 1 लाख रुपीज़ शाम इसे रेंट दे रहा था, ठीक है। तो अब राम को जब टैक्स भरना पड़ रहा था ना, तो इसे 1 लाख रुपीज़ पे टैक्स भरना पड़ रहा था। तो राम को बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो राम ने ना दिमाग लगाया। राम ने क्या बोला कि देख शाम, मुझे देना तो तूने 1 लाख ही है ना, रेंट देना है। एक काम कर, तू मुझे बैंक से 1 लाख रुपीज़ मत दे, तो मुझे बैंक से दे सिर्फ 20,000 रुपीज़, और बाकी जो पैसे हैं ना 80,000 रुपीज़, वो तू मुझे कैश में दे ले। अब देखो, जो बैंक से मिला वो तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये रेंट से आया है, उसे 20,000 रुपीज़। बट जो कैश में आया वो तो कैसे भी गुम कर लेगा ना, गवर्नमेंट को क्या पता चल रहा है कैश में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो जब टैक्स डिपार्टमेंट वाले आए तो राम ने बोला, देखो मेरी बैंक डिटेल्स चाहे जाके चेक कर लो, मुझे 20,000 ही रेंट मिलता है, मैं ज़्यादा रेंट नहीं लेता हूँ, तो मेरे 20,000 पे आप टैक्स लो। बट रियल में तो वो 1 लाख टैक्स ले रहा है ना, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। सब ऐसे करेंगे, कम रेंट लेंगे बैंक से, बाकी वो कैश में ले लेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने इस सब को ठीक करने के लिए ये प्रोविज़न लेके आया था कि कभी भी आपका रेंट टैक्सेबल नहीं होगी, आपकी एनुअल वैल्यू मतलब जो हाउस की अर्निंग कैपेसिटी है वो रेंट की जाएगी। जैसे सोचो, ये हाउस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ये हाउस है ना। अब हाउस की अर्निंग कैपेसिटी कैसे निकलती है वो सब हम ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे। बट मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रही हूँ कि अर्निंग कैपेसिटी क्या है, किसे सकते हैं। मतलब कि अगर ये मैं नॉर्मली हाउस रेंट पे दूँ ना, तो ये रेंट पे जाएगा 1 लाख रुपीज़ का, तो हाउस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 लाख। बट मैं तो फ्रॉड करने के लिए सिर्फ 20,000 रेंट दिखा रही थी, तो इसीलिए रेंट टैक्सेबल नहीं होता है। एनुअल वैल्यू, घर की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो टैक्सेबल की जाती है। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन है, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी। एक मैंने आपको छोटा सा पॉइंट बता दिया है कि क्यों रेंट नहीं टैक्सेबल किया जाता है, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन होगा हमें। अब देखो, आपको ये तो पता चल गया ना, ग्रोस एनुअल वैल्यू आपकी टैक्सेबल होगी, फेयर रेंट टैक्सेबल नहीं होगा। अब ये ग्रोस एनुअल वैल्यू निकलती कैसे है वो भी तो देखना पड़ेगा ना हमें।
ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या होती है, कैसे निकलती है, वो भी अभी हमें देखना है। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू मतलब हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। जितना आपको एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है या जितना आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी। लॉजिक वाली बात है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, वो वाली एग्जांपल से ही अगर आप देखो, एक सेकेंड, हाँ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई, अगर आप उसी एग्जांपल से देखोगे तो मैंने रेंट रिसीव कितना किया, अब शाम से रेंट रिसीव मैंने कितना किया, 20,000 ना। कर तो असली में 1 लाख रही हूँ, पर शो तो 20,000 कर रही हूँ ना। और एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो रहा है, 1 लाख रुपीज़ एक्सपेक्टेड रेंट हो रहा है। तो गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स लेगी, जो हायर है, दैट इज़ 1 लाख के ऊपर टैक्स लेगी। इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया। ये गवर्नमेंट ग्रोस एनुअल वैल्यू मतलब हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये बात अब आपको याद रहेगी। फिर से बोलो मेरे साथ एक बार, ग्रोस एनुअल वैल्यू इक्वल्स टू हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड निकलता कैसे है वो भी तो सीखना पड़ेगा। वो तो मैंने अभी आपको खुद से ही बता दिया था कि एक्चुअल रेंट इतना है और एक्सपेक्टेड रेंट इतना है। अब हमें खुद भी तो फाइंड आउट करना पड़ना ना, क्वेश्चन में थोड़ी बता देगा, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट हो सकता है। एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल्स टू हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। अब ये म्यूनसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, ये देख लेते हैं ना पहले हम एक बार, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। फेयर रेंट क्या होता है, रेंट फेच्ड बाय द सिमिलर लोकेलिटी इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। फेयर रेंट मतलब कि बेटे सोच, ये मेरा घर है, ठीक है, ये राम का घर है हमारे पास। अब राम ना सोचो गांधी मोहल्ले में रहता है, कोई गांधी मोहल्ला करके है, गांधी सोसाइटी करके है, सोचो कोई गांधी सोसाइटी करके है, राम का घर गांधी सोसाइटी में। अब गांधी सोसाइटी में राम ने अपना घर 20,000 का रेंट पे दिया, और वहीं पे एक बिरजू नाम का पर्सन था, उसका घर था, वो रेंट पे दे रहा है 1 लाख रुपीज़ रेंट पे। तो इस गांधी सोसाइटी का फेयर रेंट क्या चल रहा है, 1 लाख रुपीज़ चल रहा है। मतलब सेम लोकेलिटी में सेम घर रखने वाला पर्सन कितना रेंट चार्ज कर रहा है, उससे हम पता चलाते हैं फेयर रेंट क्या हो सकता है। जैसे मार्केट वैल्यू जैसे कहते हैं ना, वैसे ही फेयर रेंट होता है। रेंट फेच्ड बाय द सिमिलर लोकेलिटी, सिमिलर लोकेलिटी में जो रेंट रखा गया है इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। सिमिलर लोकेलिटी में सेम घर, सिमिलर लोकेलिटी मतलब गांधीनगर में ही एक घर रेंट पे जा रहा है, सेम टाइप का घर रेंट पे जा रहा है, तो उसका क्या रेंट रखा हुआ है, तो वो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा ना कि मार्केट में उस घर की वैल्यू क्या चल रही है, उसे हम कहते हैं फेयर रेंट। नेक्स्ट आपने पढ़ा था एक म्यूनसिपल वैल्यू, ये देखो, the annual value of the property decided by the municipality on which they charge municipal tax। अब म्यूनसिपल वैल्यू क्या होती है, जो म्यूनसिपैलिटी ने आपके घर की वैल्यू डिसाइड की होती है ना, उसे हम कहते हैं म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपैलिटी भी ना आपके घर की एक वैल्यू डिसाइड करके रखती है कि अगर ये घर रेंट पे जाएगा तो कितने में रेंट पे जाएगा, तो ये होगी म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट ऑफ कोर्स सी बात है, डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम हो। देन हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, द मैक्सिमम रेंट विच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट प्रिवेलिंग इन द स्टेट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब कि वो रेंट जो एक्ट के अकॉर्डिंग आप कलेक्ट कर सकते हो। अब ना एक आपके पास एक्ट आता है रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है, वो एक्ट ना आपको एक रेंट बता देता है स्टैंडर्ड रेंट। लेस से कि रेंट कंट्रोल एक्ट में हमें बोला है कि इस गांधीनगर वाली लोकेलिटी के घर का आप मैक्सिमम रेंट रख सकते हो 2 लाख रुपीज़। तो अब आप कितना भी रेंट रखो पर आप 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट ने बोल दिया। नहीं तो ऐसे तो आप टेनेंट को लूटोगे, जो पर्सन नीडी है, जिसे घर की ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत का फ़ायदा उठा के उससे कितना कितना पैसा रेंट के वे में चार्ज कर लोगे। इसीलिए रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया है, जो कि आपको एक लिमिट बता देता है कि इससे ज़्यादा तो आप रेंट नहीं ले सकते। ठीक है, ये 3 तरह के मैंने आपको रेंट समझाई, एक म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। इन तीनों के यूज़ से हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब जितना घर का रेंट होना चाहिए। अब देखो कैसे निकलता है।
म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू का हायर आपको ले लेना है सबसे पहले, फिर उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। जो वैल्यू आएगी वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा। कैसे मैम, कैसे समझ नहीं आया कुछ हमें, एक बार अच्छे से बताओ। तो देखो बेटा, अच्छे से समझाती हूँ एक बार। लेट्स से कि ये हमारा घर है, ठीक है, इसकी हमें एक्सपेक्टेड रेंट निकालनी है, ठीक है, कि मतलब कि इसका रेंट कितना होना चाहिए था। एक्चुअली ना हमें ना इस घर की सोचो, हमें ना इस घर की निकालनी है टैक्सेबल इनकम। तो कैसे निकलती है टैक्सेबल इनकम, हमने वो पूरा फॉर्मेट पढ़ा था, बट उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें चाहिए जीएवी। अब जीएवी कैसे निकल सकता है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो सबसे पहले तो अभी हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट, जिसे हम आरआर भी कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, अब मेरे पास ना कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। म्यूनसिपैलिटी बोलती है कि इस घर का रेंट जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, एक मिनट, म्यूनसिपैलिटी बोलती है कि इस घर का ज़्यादा से ज़्यादा रेंट जा सकता है 1 लाख रुपीज़, म्यूनसिपैलिटी ने इतना बोला। बट फेयर रेंट बोलता है कि इस घर का रेंट जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। बट जो रेंट कंट्रोल एक्ट है ना, मतलब कि स्टैंडर्ड रेंट कितना बोल रहा है, कि रेंट कंट्रोल एक्ट बोल रहा है कि इस घर का आप 80,000 से ज़्यादा रेंट नहीं, 80 नहीं, यहाँ पे लेते हैं हम 90,000 से ज़्यादा आप रेंट इस घर का नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये अब हमें 3 वैल्यूज़ बता दी हैं। म्यूनसिपैलिटी बोल रही है कि आप इस घर का रेंट 1 लाख तक ले सकते हो, और फेयर वैल्यू बोल रही है कि इस घर की वैल्यू है 1,50,000 तक की, पर स्टैंडर्ड रेंट बोल रहा है कि 90,000 से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते हो। अब हम किससे एक्सपेक्टेड रेंट माने, तो कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे प्रोविज़न दे रखी है, कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर ले लेना है, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी। अब गवर्नमेंट को टैक्स तो भाई ज़्यादा ही चाहिए, तो वो तो फिर हायर वैल्यू लेगी ना। म्यूनसिपैलिटी बोल रही है कि 1 लाख टैक्स ले सकते हो, फेयर रेंट बोल रहा है 1,50,000 टैक्स ले सकते हो। सोचो आप टैक्स कलेक्ट करने वाले हो, आप कौन सी वैल्यू उठाना चाहोगे, हायर वाली, ऑफ कोर्स 1,50,000 वाली। तो टैक्स बनाते टाइम भी उन्होंने यही लिखा कि म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी हायर वैल्यू ना वो उठा लो। यहाँ पे 1,50,000 है, हमने तो 1,50,000 वैल्यू उठा ली, ठीक है। अब पर स्टैंडर्ड रेंट बोल रहा है 90,000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, तो फिर हमें तो 90,000 ही लेना पड़ेगा ना। तो क्या होता है, देखो, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर आप पहले ले लो, ठीक है। हमने ले लिया विच एवर इज़ हायर 1,50,000। अब इन जो आपने हायर अमाउंट लिया ना, दैट इज़ 1,50,000, इसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, दैट इज़ 90,000। अब इन दोनों में से जो भी लोअर है ना वो ले लो, क्योंकि आप स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा तो नहीं ले सकते हो ना, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा आप रेंट नहीं कलेक्ट कर सकते हो, तो फिर हमें 90,000 ही लेना पड़ेगा। लेट्स से, अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से म्यूनसिपल वैल्यू थी मेरे पास 1 लाख रुपीज़, फेयर रेंट था मेरे पास 1,50,000 रुपीज़, बट स्टैंडर्ड रेंट था मेरे पास, उन्होंने लेट्स से बोल दिया स्टैंडर्ड रेंट 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इन दोनों में से हायर लेंगे, क्या आया 1,50,000 आया। अब इसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेंट बोल रहा है कि आप 2 लाख रुपए तक कलेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बट हमने तो सिर्फ 1.5 लाख ही फेयर रेंट बताया हुआ है, तो दोनों में से जो लोअर होगा वो ले लेंगे, दैट इज़ फेयर रेंट ले लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट तो बेटा जस्ट एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, अगर इससे कम है तो ले लो, उसे एक्सपेक्टेड रेंट ले लो, बट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है। समझ आया, सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करना है, इन दोनों में से जो भी हायर है वो ले लेना है, फिर जो अमाउंट आएगी ना उसको आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इस अमाउंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो भी लोअर होगा ना वो आपको ले लेना आपका एक्सपेक्टेड रेंट। बस इतना ही था एक्सपेक्टेड रेंट। ऐसे हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया। अब सेकंड हमें क्या निकालना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये देखो एक्सपेक्टेड रेंट की ना मैंने यहाँ पे समरी भी बना रखी है। आरआर आप कैसे निकाल सकते हो, लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट और हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, है ना, ऐसे ही है ना। सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करो, इन दोनों में से जो भी हायर है वो अमाउंट ले लो। यहाँ पे हमने अमाउंट ले ली हायर वाली, फिर इस अमाउंट को और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करो, इन दोनों में से जो भी लोअर है वो ले लो, आपका आरआर आ जाएगा, ठीक है।
देखो क्या किया हमने, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसे थोड़ा छोटा करके एक ही बार में ले आती हूँ ना, ये देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो भी हायर है ना वो आपको ले लेनी है, अमाउंट ले ली। फिर इस अमाउंट को और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो भी लोअर है ना वो आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। मैंने इसके पीछे का लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जिसे तो लॉजिक समझ आया, ठीक है। जिसे नहीं समझ आया तो वो ये चार्ट से तो आपको समझ आ ही गया होगा। पहले इनका हायर लो, फिर उसे स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करके लोअर ले लो, ठीक है। ये हमारा आ गया एक बार एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के ऊपर ना एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। ये हमें इलस्ट्रेशन अपनी मॉड्यूल में मिल गई थी, ये इलस्ट्रेशन नंबर 38। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, है ना। इससे हमारा कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद से करके देखो। आई होप हो गया होगा अब सबका। अब हम एक बार खुद, मैं भी इसको एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। कैलकुलेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको ये फॉलोइंग डिटेल्स दे रखिए, इससे आपको रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है। ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू दी है आपको 10,000, फेयर रेंट दिया है आपको 8,000। अब म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से हायर लेना होता है, क्या है हायर दोनों में से, 10,000 ले लिया हमने 10,000। फिर आपको स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, फिर आपको स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग 10,000। अब इन दोनों में से लोअर देना होता है, ये तो सेम ही है, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है 12,000, फेयर रेंट दे रखा है 16,000। दोनों में से हायर लेना होता है, क्या है हायर, 16,000 हायर है तो 16,000 ले लेंगे। फिर स्टैंडर्ड रेंट आपको दे रखा है 14,000। अब इन दोनों में से लोअर लेना होता है। आपको जो अमाउंट आई है 16,000 है, बट रेंट कंट्रोल एक्ट बोलता है कि आप 14,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना लोगे, फिर 14,000 लोगे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट हाउस है मेरे पास, एक मिनट, हाँ ये देखो। अब नेक्स्ट हाउस है हाउस नंबर 3। म्यूनसिपल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 12,000 दे रखी है। फेयर रेंट कितना दे रखा है, 16,000। दोनों का हायर लेंगे कितना आता है, 16,000। अब स्टैंडर्ड रेंट तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो ये तो ज़ीरो आ गया, मतलब कि अब दोनों में अब स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि कितना आ जाएगी आपका एक्सपेक्टेड रेंट, 16,000 आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। नेक्स्ट हाउस की म्यूनसिपल वैल्यू है 18,000, फेयर रेंट है 10,000। दोनों का हायर लेंगे, दैट इज़ 18,000 हमारा आ जाएगी अमाउंट। फिर इसे कंपेयर करना स्टैंडर्ड रेंट के साथ, दोनों का लोअर लेंगे, दैट इज़ 8,000। हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा, 8,000। एंड उसी तरह से हमें हाउस 5 का भी कर लेना है। सिंपल था बहुत ही ज़्यादा। आपको ये वाला क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालना तो अब आपको आ गया होगा। अब हमें जीएवी निकालना था ना, मेन तो हमारा पर्पस था जीएवी निकालने का। जीएवी कैसे निकलता था, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड को कंपेयर करके। एक्सपेक्टेड रेंट तो हमें निकालना आ गया, अब हमें देखना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कैसे निकलता है। तो ये रहा मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। कैलकुलेट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कैसे निकलेगा, जितना आपका रेंट रिसीवेबल है, मतलब जितना रिसीव होना चाहिए था उसमें से माइनस कर दोगे अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब जितना रिसीव नहीं हुआ। ये है हमारे पास राम, इसको रेंट रिसीव होना चाहिए था, मतलब इसने ना रेंट रखा अपने घर का, लेट से इसने रेंट रखा 10,000 पर मंथ, इसने अपने घर का रेंट रखा, ठीक है। अब 12 महीने इसने अपने घर का रेंट कितना रखा, 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल रेंट पे रहेगा, तो 12 महीने का इसका रेंट कितना हो जाना चाहिए, 1,20,000 इसका रेंट हो जाना चाहिए 12 महीने में। बट इसे मिला, इसे ना 2 महीने का रेंट नहीं मिला। लेट से टेनेंट डिफ़ॉल्ट कर गया, या टेनेंट ने पैसे नहीं दिए, या छोड़ के भाग गया, कुछ भी हो गया, टेनेंट ने 2 महीने के पैसे नहीं दिए, तो इसको रेंट एक्चुअल में अनरियलाइज्ड रेंट इसका कितना है, रेंट रिसीवेबल कितना था, मतलब मिलना कितना चाहिए था, इसे पूरा 1,20,000 मिलना चाहिए था, बट इसे कितना नहीं मिला, 2 महीने का नहीं मिला। 10,000 पर मंथ है, 2 महीने का नहीं मिला, 20,000 इसे नहीं मिला रेंट, तो इतना मिलना चाहिए था, इतना नहीं मिला। जितना मिलना चाहिए था उसमें से माइनस कर दो जितना नहीं मिला, तो आपके पास आ जाएगा ना 1 लाख जितना मिला एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है। समझ आया, इसे हम कहते हैं रेंट रिसीवेबल, इसे हम कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट।
वही इन्होंने यहाँ पे बोला है रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, तो आपके पास एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ जाएगा। अब कुछ कंडीशन है जहाँ पे आपको अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं करना है, मतलब अगर आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करवाना है ना, तो उसके लिए आपकी ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तभी आप अपने रेंट रिसीवेबल में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर पाओगे, नहीं तो आपको रेंट रिसीवेबल ही अपना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लेना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले ना मैं आपको ये कंडीशंस पढ़ा देती हूँ कि कौन सी कंडीशन है, फिर उसके बाद ना जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आता है ना, मैम आखिरकार क्यों ये बनाई क्यों गई कंडीशन, तो मैं आपको उसका भी आंसर दूंगी। हर क्यों का आंसर है मेरे पास आपका, बस एक बार ध्यान से आप क्लास सुनो तो सही। क्या कंडीशन है, सबसे पहले अगर आपको ये अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना है रेंट रिसीवेबल में से, तो क्या कंडीशन है, अनरियलाइज्ड रेंट मीन्स हाउस वॉज लेट आउट बट रेंट कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट, है ना। अनरियलाइज्ड रेंट का क्या मतलब होता है कि मैंने घर किराए पे दिया था बट मुझे टेनेंट से रेंट कवर नहीं हो पाया, रिकवर नहीं हो पाया, उसे ही तो कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। टेनेंट डिफॉल्ट करके धोखा दे गया, पैसे हड़प गया, मेरे पैसे नहीं दिए, उसे हम कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। जैसे कि देखो इसमें ना इसी को अच्छे से समझाती हूँ अगर मैं, तो आपके पास ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, पेपर में ऐसे कह सकते हैं कि टेनेंट को ना हमने 9 महीने के लिए, लेट से 10 महीने के लिए घर किराए पे दिया था, तो 2 महीने का किराया कहाँ से मिलेगा, 2 महीने के लिए तो किराया भी नहीं दिया है, तो आप इस 2 महीने को अनरियलाइज्ड रेंट नहीं कहोगे। अनरियलाइज्ड रेंट वही होता है कि जितना आपने सोचा था कि रेंट रिसीव होगा, जितने के लिए ऑफ कोर्स आपने रेंट पे दिया था, उसे हम रेंट रिसीवेबल कहेंगे ना, तो उसमें से माइनस करेंगे जितने को आपको रेंट नहीं मिला, ठीक है। वही वो अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब बता रहे हैं कि आपने घर लेट आउट तो किया हुआ था, रेंट पे तो दिया हुआ था, बट आपको रेंट रिकवर नहीं हो पाया। अगर आपने घर रेंट पे ही नहीं था दिया, तो आपका अनरियलाइज्ड रेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट रिसीव्ड इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर द सेटिस्फाइड। कहते हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट आप अपने रेंट रिसीवेबल में से तभी माइनस कर पाओगे अगर आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। तो क्या है कंडीशन, टेनेंसी इज़ बोनाफाइड। टेनेंसी इज़ बोनाफाइड मतलब आपकी रियल की टेनेंसी होनी चाहिए, लीगल वाली टेनेंसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने मन से ही दिखा रहे हो कुछ भी कि हाँ मैंने कुछ भी अपने मन से पेपर में दिखा दिया कि मैंने रेंट पे दिया हुआ है, पर रियल में रेंट घर पे दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वेकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है जिसने आपको पैसे नहीं दिए हैं, उसने या तो आपकी लैंड वैकेट कर दिया, मतलब आपका घर खाली कर दिया है, या तो आपने नेसेसरी स्टेप्स ले लिए अपना घर खाली करवाने के लिए, ठीक है। मतलब पुलिस में कंप्लेन कर दी है, वो जो हमारा टेनेंट था उसे बार बार वार्निंग दे दिया कि घर छोड़ के चला जा, सामान फेंकने की कोशिश कर दी उसे, मतलब हर मुमकिन कोशिश आपने कर ली अपना घर खाली करवाने की, पर वो खाली करके नहीं जा रहा है, तो या तो फिर आपने अपना घर खाली करवा लिया हुआ है। डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। जो आपका डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है जिसने आपको पैसे नहीं दिए हैं, वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी पे किराए पे नहीं रह रहा है, ठीक है। अभी मैं देखना इसका पूरा लॉजिक बताऊंगी, आपको पूरी कंडीशन दिमाग में बैठ जाएगी। असेसी हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू instigate legal proceeding for the recovery of the unpaid rent or satisfy AO that legal proceedings would be useless। अब मैम ये कंडीशंस आखिरकार थी क्यों, ये हमें कंडीशन दी क्यों गई। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये समझो कि आपने रेंट रिसीवेबल में से अनरियलाइज्ड रेंट आखिरकार माइनस क्यों किया। इसके लिए एग्जांपल लेके हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पे सोचो मेरा रेंट रिसीवेबल है ना, जितना रेंट रिसीवेबल मेरा आया है 1,20,000, ठीक है, ये मेरा रेंट रिसीवेबल आया। मैंने आपको पहले बताया था जैसे एग्जांपल में 1,20,000 आपका रेंट रिसीवेबल आया। अब मेरे को ना इन्होंने अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं करने दिया, मैंने इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की होगी, तो इसलिए मुझे उन्होंने अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं करने दिया। तो माइनस करूँगी 0, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। यहाँ तक समझ आया, मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आ गया, 1,20,000। अब जब आप GAV निकालोगे तो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आया है 1,20,000, ओके। और सोचो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट आया ना वो आया है 1 लाख। अब GAV मतलब हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, अब दोनों में से हायर क्या है, 1,20,000 आपका हायर, तो आपको टैक्स कितने पे लग जाएगा, 1,20,000 पे टैक्स लग जाएगा। आपने तो कमाया ही नहीं है 1,20,000, आपने तो सिर्फ 1 लाख रुपीज़ कमाए हैं, क्योंकि बाकी तो आपका 20,000 अनरियलाइज्ड रेंट है ना। आपका यहाँ पे सोचो 20,000 अनरियलाइज्ड रेंट है,
ठीक है, बट आपको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं करने दिया क्योंकि आपने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की होंगी। अब आपने कमाई नहीं जब 1,20,000, फिर भी आपको 1,20,000 पे टैक्स देना पड़ रहा है, इसीलिए अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना ज़रूरी होता है हमारे लिए। ये देखो, सोचो मुझे अब अनरियलाइज रेंट माइनस करने दिया होता, मैंने ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई की होती तो मुझे अनरियलाइज रेंट माइनस करने दिया होता इन्होंने। तो अब मेरा अनरियलाइज रेंट माइनस होता 20,000, तो मुझे रेंट पे कितना मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आता, 1 लाख मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आता है ना, 1 लाख मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कितना रेंट एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आया, 1 लाख। अब कंपेयर करो दोनों को तो इक्वल है, तो अब आपका जीएवी कितना आएगा, 1 लाख आएगा। अब आपको 1 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा, आपने कमाया भी 1 लाख है और 1 लाख पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट वहीं अगर हमें ये अनरियलाइज रेंट ना माइनस करने देते तो हमें ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता। तो अभी आपको ये तो समझ आया कि अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना क्यों ज़रूरी है ना, इतना तो आपको समझ आ गया। अब हमें समझना है कि आखिरकार उन्होंने ये कंडीशंस क्यों रखी हैं। देखो बेटा, आप जानबूझ के भी तो बोल सकते हो ना कि हमारा अनरियलाइज्ड रेंट हुआ है। जब आपको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करोगे तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कम टैक्स पे करना पड़ा। तो लोग क्या करते थे कि जानबूझ के बोलते थे हमारा अनरियलाइज्ड रेंट है, पता क्या करते थे, झूठी टेनेंसी दिखाते थे और बोल देते थे कि हमारा अनरियलाइज्ड रेंट हुआ है। या फिर पता क्या करते थे, टेनेंट है ना, जो जैसे ये है हमारा राम है, इसका टेनेंट है श्याम, ये ना इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये बोलता है राम श्याम को, ये राम है और ये श्याम है, राम श्याम को बोलता है कि ये देख, ये वाला जो मेरा घर है ना एक, इसका रेंट मैं दिखा देता हूँ कि तूने ना डिफ़ॉल्ट किया है, तो मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कम आ जाएगा और मुझे कम रेंट देना पड़ेगा, है ना। मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 1 लाख आ जाएगा, मैं बोल देता हूँ। पर तू ऐसा कर, तूने सच में तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया ना, बट मैं ऐसा शो करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे टैक्स कम करे। तू ना मेरा दूसरा घर में रहना शुरू हो जा, वहाँ पर वो घर मैं तुझे रेंट पर दे देता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, है ना। मैं यहाँ से अनरियलाइज रेंट भी माइनस कर लूँगा, कम टैक्स देना पड़ेगा और तू भी ऐश करना मेरे दूसरे घर में रह लेना तू। तो ये चीटिंग हो रही थी ना गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए उन्होंने कंडीशन बनाई। देखो यहाँ पे बोला ना, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। ये ना हो कि असेसी की वो दूसरी प्रॉपर्टी में रह रहा है डिफॉल्टिंग टेनेंट, ठीक है। तो ये तो साफ दिख रहा है फ्रॉड हो रहा है, तो हम आपको क्यों अनरियलाइज रेंट माइनस करने दें। फिर ये क्या थी एक कंडीशन, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वैकेटेड द लैंड। जो आपका डिफॉल्टिंग टेनेंट है ना, उसने लैंड खाली कर दिया, आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी थी उसने वो खाली कर दी है। राम ने शाम को घर किराए पे दिया हुआ था, शाम ना अब उस घर में अभी भी रह रहा है और आप शो कर रहे हो कि आपका अनरियलाइज रेंट है। अगर सीरियस में आपका अनरियलाइज रेंट होता, आपको जो आपका टेनेंट है, किराएदार है, उसने धोखा दिया होता, पैसे ना दिए होते, तो क्या आप उसे अपने घर में रहने देते? नहीं रहने देते ना, उसे धक्के मार के घर से निकाल देते। तो अगर वो किराएदार अभी भी आपके घर में रह रहा है तो मतलब कि आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि हमने तो बहुत कोशिश की है किराएदारों को बाहर निकालने की, पर किराएदार हैं ही गुंडे टाइप्स के, निकल ही नहीं रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पे ये ना लिखती और ऐसे लिख देती कि अगर डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट ने आपकी हाउस प्रॉपर्टी खाली कर दी है तभी हम आपको माइनस करने देंगे अनरियलाइज रेंट, पर हम क्या करें, हमारा तो जो किराएदार है वो बड़ा गुंडा है, वो तो हमारा घर छोड़ ही नहीं रहा है, हमने तो कोशिश की है, अब क्या करें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लिखा कि आपने स्टेप्स ले लिए अपना घर खाली करवाने के लिए, जो भी ज़रूरी स्टेप्स थे, बट अब वो नहीं मान रहा है तो भी आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर सकते हो, समझे। और एक था, असेसी हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टिगेट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट और सेटिस्फाई एओ दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। ये उन्होंने बोला है कि असेसी ने सारे लीगल स्टेप्स ले लिए हैं, मतलब कि केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि ये हमारा घर खाली कर दे, हमारा यहाँ रेंट वापस कर दे, उसने ये लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, या फिर वो जो लीगल प्रोसीडिंग है ना वो करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये एओ को सेटिस्फाइड, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर जो आपका टैक्स लेना आता है ना, उसे सेटिस्फाई कर दो कि उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग करने का फ़ायदा ही नहीं है। मतलब कि सोचो जो आपका किराएदार है वो कोई लीडर है, कोई किसी पार्टी का लीडर है,
तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है लीगल प्रोसीडिंग लेने का, कोई उसके खिलाफ की कोई सुनवाई करेगा ही नहीं। तो इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो मजबूरी है, मैंने तो पूरा केस वगैरह भी किया, फिर भी मेरे फेवर में नहीं केस आ रहा है, तो एओ को मैं सेटिस्फाई कर दूंगी कि लीगल प्रोसीडिंग यूजलेस है, कोई फ़ायदा नहीं है लीगल प्रोसीडिंग का। उस केस में भी आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर सकते हो। समझे ये कंडीशन उन्होंने क्यों दे रखी थी, ताकि आप फ्रॉड ना करो, झूठी मूठी ना आके बोल दो कि अनरियलाइज रेंट है, जबकि आपका किराएदार आपके किसी दूसरे घर में रह रहा है, या फिर किराएदार ने अभी तक घर ही नहीं खाली किया है, या आपने किराएदार को घर खाली करने के लिए कहा ही नहीं है। तो ये सब सिचुएशन से समझ आता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। इसीलिए अगर ये सब सिचुएशन है तो आप अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं कर पाओगे। बट अगर ये वाला सब सिचुएशन सेटिस्फाई कर देते हो ना, कि डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट ने घर खाली कर दिया है या फिर वो आपके किसी और घर में नहीं रह रहा है, तो उस केस में आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर पाओगे। समझ आया आपको? रेंट रिसीवेबल में से अनरियलाइज रेंट माइनस होता है तभी अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो। समझे? ऐसे हमारा निकल जाता है जीएवी, ग्रोस एनुअल वैल्यू, और आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू ही टैक्सेबल होती है। अब देखो, आपने देखा आपका जो रेंट था वो नहीं गया टैक्स होने, आपकी एनुअल वैल्यू टैक्स होने गई ना। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का लॉजिक लिंक हुआ आपस में, क्लियर हुआ सब कुछ। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। जीएवी मतलब क्या होता है? जीएवी मतलब हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड रेंट निकलता है, सबसे पहले आपको म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेना है, इन दोनों में से जो भी हायर होगा। फिर यहाँ पे वो जो अमाउंट आ जाएगी उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपका होगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हमने देखा था एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कैसे निकलता है। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड निकलता है जितना आपको रेंट रिसीव हुआ है ना, रिसीव होना चाहिए, रेंट रिसीवेबल है जितना, उसमें से आपको माइनस कर देना है जितना आपका अनरियलाइज्ड रेंट है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो। अब ना मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना था। समटाइम्स क्वेश्चन पता है कैसे खेलता है, आपको ना एक बता देता है रेंट रिसीव्ड बता देता है, मतलब जितना आपको रेंट रिसीव्ड हुआ वहाँ पे लिख देगा 1 लाख, जो अपनी वही थी ना 1,20,000 वाली, वही एग्जांपल लेके चल रही हूँ। रेंट रिसीव पे लिख देगा 1 लाख, फिर आपको लिख के देगा रेंट रिसीवेबल। ठीक है, 1 मिनट, ये देखो समटाइम्स ना ऐसे केस बनाते हैं, आपको क्वेश्चन में एक लिख देगा रेंट रिसीव्ड 1 लाख लिख देगा, रेंट आपको रिसीव हुआ है। एक आपको दे देगा रेंट रिसीवेबल 1,20,000, और एक आपको दे देगा अनरियलाइज्ड रेंट 20,000। अब बच्चे क्या करते हैं ना, रेंट रिसीव्ड में से 20,000 माइनस कर देते हैं। बच्चों, आपको रेंट रिसीव्ड में से 20,000 थोड़ी माइनस करने हैं, रेंट रिसीवेबल में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करोगे ना, कि जितना मुझे रेंट मिलना चाहिए था 1,20,000, उसमें से 20,000 माइनस करोगे ना जितना मुझे नहीं मिला। यहाँ पे तो उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया, या तो आप 1,20,000 में से 20,000 माइनस करके 1 लाख ले लो, या तो जितना रेंट रिसीव हुआ है वो उठा लो ना। बच्चे क्या करते हैं, 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दें। तो ये गलती मत करके आना पेपर में, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जीएवी ख़त्म होता है। अब इसके ऊपर जीएवी के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं हम फटाफट। 2 क्वेश्चन है, हाँ 2 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हमारा जीएवी फुल फ्लैज प्रैक्टिस हो जाएगा। जीएवी के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं यहाँ पे मॉड्यूल में, क्योंकि हर क्वेश्चन में जीएवी निकालना होता है, तो जीएवी की ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ नाइदर अनरियलाइज्ड रेंट नोर वैकेंसी पीरियड, ये अभी सिचुएशन मत देखो, ये हम बाद में देखते हैं, आप सीधे जीएवी निकालना देखो, ठीक है। कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टी, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी है। म्यूनसिपल वैल्यू फॉर द होल ईयर दे रखी है आपको, हाउस प्रॉपर्टी 1 की 120 दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दे रखा है, और पीरियड फॉर द प्रीवियस ईयर इन मंथ, जितने पीरियड हैं आपके प्रीवियस मंथ में, जितने देर आपने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, ठीक है। अब देखो, आपको ना ये हाउस प्रॉपर्टी 1 से लेके हाउस प्रॉपर्टी 5 तक अभी वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। हाउस प्रॉपर्टी 6 मत करना, इसमें आप शायद बच्चे आप ना बना पाओ, अगर बना सकते हो तो ट्राई करके देख लो, बन जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं बता दूंगी, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हो गया? अब मैं एक बार करके बताती हूँ। ग्रोस एनुअल वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकलती है? आपको सबसे पहले चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। वो कैसे निकलता है?
फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू का हायर लेना है। फेयर रेंट है हमारे पास 105 और म्यूनसिपल वैल्यू है 120, दोनों में से हायर कौन सा है 120। अब इसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, स्टैंडर्ड रेंट तो है नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 120 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है 100 है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब इन दोनों में से हमें क्या लेना है हायर लेना है, तो क्या आएगा 120 आपका आ जाएगा GAV। नेक्स्ट है आपके पास फिर से ये वाले केस में सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं, ग्रोस म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर दैट इज़ 130। अब इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, दोनों में से लोअर लेना है, 130 और 100 में से लोअर कौन सा है 100, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 100। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना है 110, कहाँ गए, हाँ एक्सपेक्टेड रेंट है 100 और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है 110, दोनों में से हायर कौन सा है 110, तो वो आपका आ जाएगा GAV। उसी तरह से हाउस 3 के केस में होगा, हाउस 4 के केस में होगा, हाउस 5 के केस में होगा। ठीक है, सिंपल है। अब हम करेंगे हाउस प्रॉपर्टी 6 का GAV। अब बेटे यहाँ पे देखो, सबसे पहले नीचे लाइन देखो, पीरियड फॉर द प्रीवियस ईयर इन मंथ, मतलब कितनी देर के लिए आपने घर रेंट पे दिया है। ये जो सारे हाउस है ना, हाउस प्रॉपर्टी 1 से लेके हाउस प्रॉपर्टी 5 तक, ये अब अपने पूरे साल के लिए रेंट पे दिए हैं। बट ये जो हाउस प्रॉपर्टी 6 है ना, ये आपने 10 महीने के लिए रेंट पे दी है। ठीक है, तो अब देखो आपको ये जो ग्रोस म्यूनसिपल वैल्यू दी है होल ईयर के लिए दी है, मतलब 12 महीने के लिए दी है। फेयर रेंट दी है होल ईयर के लिए दी है, मतलब 12 महीने के लिए दी है। स्टैंडर्ड रेंट भी होल ईयर के लिए दी है, मतलब 12 महीने के लिए दी है। और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल तो ऑफ कोर्स जितने महीने आपने रेंट पे दिया है तो उतने का ही होगा, वो पूरे महीने का कैसे हो सकता है। अगर आपने देना ही रेंट पे या घर 10 महीने के लिए, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल भी 10 महीने का ही होगा ना। ठीक है, तो एक्चुअल ये आपका ना उन्होंने बोला है कि किराए पे 10 महीने के लिए दिया है। बच्चे क्या समझते हैं कई बार कि हमने किराए पे 12 महीने के लिए दिया होगा, बट टेनेंट ने ना 10 महीने का किराया दिया, बाकी डिफ़ॉल्ट कर गया। ना ना ना, हमने दिया ही किराए पे है घर अपना 10 महीने के लिए, और पूरा 10 महीने का हमें किराया भी वसूल हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई भी अनरियलाइज रेंट नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे अनरियलाइज रेंट होगा, कोई अनरियलाइज रेंट नहीं है बेटा। हमने घर किराए पे जब 10 महीने के लिए दिया है तो अनरियलाइज रेंट कैसे होगा, 10 महीने के लिए किराए पे दिया, 10 महीने का किराया मिल गया। अनरियलाइज रेंट तो होता है ना कि हमने दिया 10 महीने के लिए किराए पे, पर मुझे सिर्फ 9 महीने का किराया मिला, 1 महीने का किराया नहीं मिला, उसे हम कहते हैं अनरियलाइज रेंट। ठीक है, तो अब देखो ये सारी वैल्यूज़ ना हमें पूरे साल की 12 महीने की दी हैं, बट हमें तो 10 महीने की चाहिए होंगी ना। 12 महीने की लेके कैसे कर सकते हैं, हमें तो 12 महीने की चाहिए ही नहीं, घर तो हमने सिर्फ 10 महीने के लिए किराए पे दिया हुआ है। तो इस केस में आपको अपनी सारी वैल्यूज़ को सबसे पहले 10 मंथ्स की करना पड़ेगा। तो 10 मंथ्स की कैसे होंगी ये सारी वैल्यूज़। सबसे पहली आपकी वैल्यू है ग्रोस एनुअल वैल्यू है 180, ग्रोस एनुअल वैल्यू है 180, 12 महीनों के लिए इंटू कर दो 10 से, तो आपकी आ जाएगी 10 मंथ के लिए ग्रोस एनुअल वैल्यू। देन आपका फेयर रेंट है 168 है आपका 12 महीने के लिए, तो डिवाइड करके आपके पास पर मंथ का फेयर रेंट आ जाएगा। पर मंथ का जितना फेयर रेंट आया है उसे फिर मल्टीप्लाई कर देना 10 मंथ्स के साथ, आपका 10 मंथ्स का फेयर रेंट आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से हम स्टैंडर्ड रेंट भी निकाल लेंगे 10 मंथ्स का। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया ग्रोस म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, और हाँ ये स्टैंडर्ड रेंट। पहले इन दोनों का हायर ले लो 150 आएगा, फिर इसे कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा 120, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 100, दोनों में से हायर क्या है 120, तो 120 आपका आ जाएगा GAV। समझ आया, बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना था कि घर 10 महीने के लिए किराए पे। बच्चे नहीं देखते हैं, बच्चे क्या करते हैं 5 हाउस पूरे 12 महीने के लिए किराए पे है ना, तो इसे भी 12 महीने का समझ के कर देते हैं, और यहीं पर गलती हो जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि घर सिर्फ 10 महीने के लिए किराए पर गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 40। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके ये खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट है जो हमने एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से माइनस करना होता है। ईजी है, करके देखो बन जाएगा। बन गया। अब मैं एक बार सॉल्व करूँ।
फाइंड आउट द ग्रोस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। ठीक है, पूरे साल आपने, उन्होंने क्या, थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, मतलब कि पूरे साल आपने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, पूरे 12 महीने आपने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है। म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। एक्सपेक्टेड रेंट तो खुद से निकाल सकते हो, बड़ा ईजी है। इन दोनों का हायर 300, इन दोनों का लोअर 50। एक्सपेक्टेड रेंट तो निकल गया। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट आप यहाँ तक कहाँ गया, ये एक्सपेक्टेड रेंट तो आपने सबका ही निकाल लिया होगा। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीवेबल पर एनम, रिसीवेबल मतलब 12 महीने का कितना रेंट मिलना चाहिए था, 120, बट अनरियलाइज्ड रेंट कितना हुआ है, 2 महीने का अनरियलाइज रेंट हुआ है। अब बच्चे पता क्या करेंगे, 120 में से 2 माइनस कर देंगे। पागलों, 120 आपका रेंट रिसीवेबल है, अमाउंट दे रखी है, और 2 महीने का अनरियलाइज रेंट है, तो वो निकालो ना। 120 है आपका 12 महीने का, 2 महीने का कितना होगा, निकाल लो। ठीक है, तो अनरियलाइज रेंट हमें निकालना पड़ेगा। उन्होंने मंथ बता दिया कितने अनरियलाइज हुए हैं, तो बाकी निकाल लो। तो 120 में से आपको अनरियलाइज रेंट माइनस कर देना, तो आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आ जाएगा, है ना। ARR माइनस अनरियलाइज रेंट कर लोगे, तो फिर ARR को और RER को, कहाँ गया RER आपका, ये रहा, RER को कंपेयर करना, और जो भी हायर होगा वो आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। सिंपल, ठीक है, समझ आया। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है अज्यूम कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल फॉर बीइंग सेटिस्फाइड। मैंने आपको बोला था ना, अनरियलाइज्ड रेंट तभी माइनस कर सकते हो अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई करो। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स नहीं दे रखी कि कंडीशन सेटिस्फाई की है कि नहीं। जब आपको कुछ नहीं ना बताया हो, तो आपको एक नोट लिख के आना है कि हमने अज्यूम किया है कि वो जो कंडीशंस थी ना, रूल 4 की कंडीशन, वो सेटिस्फाई की होगी। वो जो हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी ना, टेनेंसीज, बोनाफाइड, जो टेनेंट है वो आपके किसी और घर के ऑक्यूपेशन में नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, 4 कंडीशन थी वो चारों कंडीशन अगर उन्होंने लिखा है कि सेटिस्फाई की है तो वेल एंड गुड है, या फिर लिखा है नहीं सेटिस्फाई की है तो भी हम लिखा मिल गया ना। बट जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे इस क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई होंगी। ठीक है, जैसे इन्होंने नोट लिखा ना कि अज्यूम कर लो कि कंडीशन जो है सेटिस्फाई हुई होंगी, आपको भी ऐसे नोट लिख के आना है। और यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, दैट इज़ ग्रोस एनुअल वैल्यू। अपने टेबल पे वापस आओ, जो आपको मैंने टेबल दिया था ना, ये वाला टेबल, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया ग्रोस एनुअल वैल्यू वाला। ग्रोस एनुअल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी आ गई है। अब ना हमारे पास एक केस है, GAV इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब कि ये केस मैं आपको पूरा एग्जांपल से समझाती हूँ। ये देखो, ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी थी। ठीक है, मैंने ये पूरे 12 मंथ्स के लिए रेंट पे दी। राम नाम का पर्सन था जिसे मैंने ये पूरे 12 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। ये 10 मंथ्स हमारी प्रॉपर्टी में रहा, और 10 मंथ्स रहने के बाद ना मे बी इसे कोई इमरजेंसी पड़ गई होगी या कुछ भी काम होगा, इसे घर छोड़ के जाना पड़ा। तो 2 महीने मेरी प्रॉपर्टी वैकेंट रही ना, 2 मंथ्स मेरी प्रॉपर्टी क्या रही, वैकेंट रही। वैकेंट रही मतलब खाली रही मेरी 2 मंथ्स प्रॉपर्टी। तो जब मेरी 2 मंथ्स प्रॉपर्टी खाली रहेगी, उस केस में मेरा क्या GAV होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा इसका, देखो नॉर्मली क्या होता है, आप ARR और RER को, मतलब कि जितना एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ होता है और जितना एक्सपेक्टेड रेंट है उसे कंपेयर करते हो, और इन दोनों में से जो भी हायर आता है वो आप अपना रखते हो GAV और उससे टैक्सेबल करते हो, है ना। तो अब सोचो कि मेरा जो RER है वो तो पूरे 12 मंथ्स का होगा RER, है ना। पूरे 12 मंथ्स का मुझे RER दिया है, लेट से 1 लाख रुपीज़ मुझे RER दिया हुआ है, और मुझे जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है ना, वो मुझे रिसीव हुआ है सिर्फ 10 मंथ्स के हिसाब से मुझे रिसीव हुआ है 9000 पर मंथ मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है, तो मेरा रेंट कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा मुझे जितना रेंट रिसीव हुआ है। अब दोनों में से क्या टैक्सेबल हो गया, हायर ऑफ द टैक्सेबल होगा, 1 लाख रुपीज़ टैक्स हो जाएगा। बट मुझे तो रियल में रेंट सिर्फ 90,000 मिला है। मैं तो कोई फ्रॉड भी नहीं करना चाह रही हूँ, मेरे साथ तो यहाँ पे धक्का ही हो गया। मैंने तो अपनी पूरी 12 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी, तो मुझे लगा था 12 मंथ्स में 9000 रेंट आएगा,
और ये रेंट हो जाएगा 1,08,000 रुपीज़। फिर कंपेयर करेंगे 1,08,000 को और 1,00,000 को, तो हाइयर आएगा 1,08,000। तो इस पे मैं रेंट दूंगी, मुझे रिसीव भी इतना हुआ और इसी पे रेंट दूंगी। बट यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो गया, ये तो मुझे रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ 10 मंथ्स का रेंट रिसीव हुआ, तो मुझे तो सिर्फ 90,000 रेंट मिला और मुझे टैक्स देना पड़ेगा 1,00,000। तो लोग रोएंगे, 1,00,000 पे टैक्स नहीं देंगे। हम तो फ्रॉड भी नहीं करना चाहते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए जब आपको आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रही है, उस केस में आपको जीएवी कैसे निकालना है वो हम अब देखेंगे। अब देखो, फर्स्ट सिचुएशन है ARR इज़ ग्रेटर देन RER। आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वैकेंट होने के बाद भी। सोचो मेरा RER है वही 1,00,000 लेके चलते हैं हम, हमारा RER है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। 12 मंथ्स का रेंट होना, 10 मंथ्स का रेंट हुआ, आपने 10 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी दी है, 2 मंथ्स के लिए वैकेंट रही है ना, 2 मंथ्स के लिए आपकी प्रॉपर्टी रही है वैकेंट, तो 10 मंथ्स का। और पर मंथ आप पता रेंट कितना ले रहे हो, 11,000 आप पर मंथ रेंट ले रहे हो। तो आपका 10 मंथ्स का रेंट कितना आ जाएगा, 11,000 इंटू 10 कर दोगे तो 1,10,000 आपका रेंट आ जाएगा पर मंथ का। अब प्रॉपर्टी भले वैकेंट है बट फिर भी आपका एक्चुअल रेंट हायर जा रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो दोनों में से हायर लेते हैं, तो ये 1,10,000 ही आपका रेंट जाएगा, ठीक है। ये अगर आपको ये अभी समझ नहीं भी आया तो अभी से छोड़ो, पहले ये समझते हैं, फिर अपने आप ये समझ आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी वैकेंट है, उस केस में मुझे जीएवी निकालना है। मैंने अभी आपको रीज़न बता दिया कि अलग से जीएवी क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी वैकेंट है, तो मेरे साथ तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, मेरी गलती थोड़ी है, वो टेनेंट मेरी प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, अब मुझे रेंट ज़्यादा देना टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाएगा। तो देखो इस केस का सोल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, जब जनता रोने लग गई तो गवर्नमेंट कहती है कि आपका ARR कम आ रहा है ना RER से, आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आ रहा था, आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ रहा था 90,000 और एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा था 1,00,000 और आपको 1,00,000 पे टैक्स देना पड़ रहा था। तो आपका एक्चुअल रेंट कम आ रहा है ना एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्चुअल रेंट कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, है ना, तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, आप रो रहे हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपका ARR कम आ रहा है RER से, तो सबसे पहले चेक करो कि क्या आपका जो ARR कम आ रहा है वो सच में वैकेंसी की वजह से आ रहा है या फिर कोई और रीज़न है, मतलब या फिर आप हमारे साथ फ्रॉड करना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखो इसमें फ्रॉड कैसे हो सकता है। अब देखो लेट्स से मेरा जो रेंट है ना, यहाँ पे करती हूँ मैं सॉल्व, लेट्स से मेरा RER है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, RER है 1,00,000 रुपीज़। एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा, 10 मंथ्स का, 2 मंथ्स की हो गई है आपकी वैकेंसी, ठीक है। पर मंथ आप टैक्स लेते रेंट लेते हो 7,000 रुपीज़, ठीक है। एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा, 10 इंटू 7,000 कितना आ जाएगा आपका एक्चुअल रेंट, 70,000 आया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि इनकम टैक्स वाला जब आपसे ये है, इनकम टैक्स वाला आपसे जब रेंट लेने के लिए टैक्स लेने के लिए आया ना, तो आपने बोला कि सर देखो आप मेरे को विच एवर इज़ हायर पे फ़ाइन लगा रहे हो, 7,000 और 1,00,000 को कंपेयर करके 1,00,000 पे आप टैक्स मेरे को टैक्स लगा रहे हो, बट मेरा जो ये 70,000 आया है ये वैकेंसी की वजह से आया है, 2 मंथ्स की वैकेंसी हो गई थी इसलिए मेरा रेंट कम आ रहा है, तो आप मेरे से ज़्यादा पे टैक्स नहीं ले सकते हो, आप मेरे से 70,000 पे टैक्स लो। तो असेसिंग ऑफिसर कहता है कि मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ तेरे को, एक मिनट मैं अभी चेक करता हूँ कि तेरी वैकेंसी की वजह से रेंट कम आया है या किसी और वजह से आया है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है कि सोच बाई चांस अगर तेरी वैकेंसी ना हुई होती तो पूरे 12 महीने का तुझे रेंट मिलता, ठीक है। पर मंथ तू 7,000 चार्ज कर रहा था, तो तेरा रेंट कितना हो जाता टोटल 12 महीने का, 84,000 रेंट हो जाता तेरा। और 84,000 और 1,00,000 को कंपेयर करें तो अभी भी तेरा 84,000 कम ही है। उसके अगर तेरी वैकेंसी ना भी ना होती फिर भी तेरे को हम 1,00,000 पे ही टैक्स लगाते, क्योंकि तूने रेंट ही कम रखा हुआ है। क्या पता तू जो तूने यहाँ पे हमें 7,000 शो कर रहा हो, बाकी तू कैश में लेता हो, हमें नहीं तेरे पे भरोसा, हम तो पूरा 1,00,000 पे ही तेरे से टैक्स लेंगे, क्योंकि बेटा बिना वैकेंसी के ही उसका टैक्स, उसका जो रेंट है वो कम है बिना वैकेंसी के ही, ठीक है। इसीलिए पूरे 1,00,000 के ऊपर ही उसे टैक्स लगेगा। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, आपका RER है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, 2 मंथ्स की है आपकी वैकेंसी, ओके। पर मंथ रेंट है आपका 10,000 रुपीज़,
₹10,000 आपका पर मंथ रेंट, ठीक है। आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आएगा, नहीं लेट्स से आपका पर मंथ रेंट है ₹9,000, ठीक है। ₹9,000 आपका पर मंथ रेंट। आपका एक्चुअल रेंट रिसीव कितना आएगा, 10 मंथ्स इंटू 9,000 पर मंथ, तो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ जाएगा 90,000, ठीक है। फिर असेसिंग ऑफिसर आया टैक्स लेने के लिए। असेसिंग ऑफिसर ने बोला हम कंपेयर करेंगे 1 लाख और 90,000, विच एवर इज़ हायर, 1 लाख के ऊपर हम तेरे को टैक्स लगाएंगे। बट फिर मैंने बोला कि सर देखो मेरी जो वैकेंसी हुई है ना 2 महीने की, उसकी वजह से मेरा रेंट कम आ रहा है, आप मेरे से 1 लाख पे टैक्स नहीं ले सकते, मैं तो 90,000 पे टैक्स लूँगी। फिर असेसिंग ऑफिसर कहता है तूने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि तेरा रेंट वैकेंसी की वजह से कम आ रहा है या किसी और रीज़न की वजह से कम आ रहा है। तो इसने बोला कि देखो अगर आपकी वैकेंसी ना हुई होती तो मतलब आपको पूरे 12 मंथ्स का रेंट मिलता, पर मंथ आपको कितना मिल रहा है, 9,000 मिल रहा है, तो आपका टोटल 12 महीनों का रेंट कितना हो जाता, 9,000 इंटू 12, 1,08,000 हो जाता। फिर मैं तेरा 1,08,000 और 1 लाख कंपेयर करता, विच एवर इज़ हायर पे टैक्स लगता, मतलब 1,08,000 पे टैक्स लगता। तो असेसिंग ऑफिसर कहता है अच्छा ठीक है, तो तेरा सच में रेंट 2 मंथ्स की वैकेंसी की वजह से कम आ रहा है। अगर 2 मंथ्स की वैकेंसी ना होती तो मुझे 1,08,000 इनकम होती, फिर मैं इसके ऊपर टैक्स देती। बट मेरी 2 मंथ्स की वैकेंसी हो रही है इसलिए 90,000 ही इनकम हुई है, तो मेरी गलती नहीं है इसमें। तो असेसिंग ऑफिसर कहता है अच्छा ठीक है तू कोई फ्रॉड नहीं कर रही है, फिर ऐसा करते हैं तेरे पे 90,000 पे ही टैक्स लेंगे, समझ आया। फिर उस केस में आपका 90,000 GAV हो जाएगा। फिर विच एवर इज़ हायर नहीं देखेंगे हम, 90,000 आपका GAV ले लेंगे, समझ आया। देखो कैलकुलेट ARR एज इफ़ देयर इज़ नो वैकेंसी। जब आपको चेक करना है ना, मैंने क्या बोला, आपका ARR कम आ रहा है आपके RER से, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका ARR कम आ रहा है वो वैकेंसी की वजह से आ रहा है या किसी और रीज़न की वजह से आ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको ARR कैलकुलेट करना है एज इफ़ देयर इज़ नो वैकेंसी। असेसिंग ऑफिसर आता था वो ARR ऐसे कम कैलकुलेट करता ना जैसे कोई वैकेंसी हो ही ना, है ना। तो वैसे ही आपको ARR कैलकुलेट करना है जैसे कोई वैकेंसी हो ही ना। जब आपने वो ARR कैलकुलेट किया, अगर आपका ARR विदाउट वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है या इक्वल आ रहा है RER के, तो मतलब आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो, तो आपका GAV क्या ले लेंगे, जितना आपको एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है, यानी कि 90,000 आपका GAV ले लेंगे, है ना। बट अगर आपका ARR विदाउट वैकेंसी भी कम आ रहा है, हमारा 84,000 आ रहा था ना विदाउट वैकेंसी ARR, तो उस केस में आपका ARR कम आ रहा है, भले आपकी वैकेंसी हुई होती नहीं हुई होती फिर भी आपका ARR कम आता, तो उस केस में हम आपके एक्सपेक्टेड रेंट को ही GAV मानेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ पूरा, जिसको नहीं समझ आया है, जिसको समझ आया है वो पोर्शन स्किप कर सकता है ये वाला, ठीक है। देखो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट था 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। मेरी हो गई 2 मंथ्स की वैकेंसी, ओके। पर मंथ मैं रेंट लेती हूँ 7,000 रुपीज़, ओके। पर मंथ मैं रेंट लेती हूँ 7,000 रुपीज़, ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस में मैं पर मंथ रेंट लेती हूँ 9,000 रुपीज़, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट केस कैलकुलेट करते हैं। मेरा ARR क्या आएगा, मुझे GAV लेना होता है ना, GAV क्या होता है, हायर ऑफ ARR, GAV मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो GAV क्या होता है, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, है ना। तो एक्सपेक्टेड रेंट तो मुझे पता है, एक्चुअल रेंट मुझे निकालना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट फर्स्ट केस में कैसे निकलेगा, 10 मंथ्स का रेंट आपको रिसीव हुआ है, पर मंथ आपको 7,000 रिसीव हुआ है, तो एक्चुअल रेंट कितना आ गया आपका, 70,000 आपका एक्चुअल रेंट आ गया। अब आप अपने ARR और RER को कंपेयर करोगे तो विच एवर इज़ हायर 1 लाख पे आपको टैक्स लग जाएगा। बट आप रो रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मेरी जो टैक्स कम, मेरा जो रेंट कम आया ना वो वैकेंसी की वजह से कम आया, इसमें मेरी क्या गलती, मेरा किराएदार घर छोड़ के चला गया तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप मेरे से 1 लाख पे टैक्स क्यों ले रहे हो, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे से आप 70,000 पे टैक्स लो। तो असेसिंग ऑफिसर ने एक तरीका बिठाया, कहता मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि तू फ्रॉड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोगों की बोली हुई बातों पर तो भरोसा नहीं ना कर सकते हैं, तो कैसे चेक करते हैं। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि देख हम देखते हैं कि सोच अगर तेरी वैकेंसी हुई ही ना होती, मतलब पूरे 12 महीने का तुझे रेंट मिला होता, तो उस केस में तेरा रेंट कितना आता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आता है, देखते हैं। 12 महीने का पूरा रेंट मिला होता,
7,000 पर मंथ मिलता है, तो तेरा एक्चुअल रेंट कितना आ जाता, 12 × 7,000 करके 84,000 आता तेरा एक्चुअल रेंट। फिर हम तेरे 84,000 को 1 लाख से कंपेयर करते, फिर भी 1 लाख ही बड़ा आता ना, तो अभी भी तेरा हम 1 लाख पे ही टैक्स लगाएंगे। वही उन्होंने बोला कि अगर आपका ARR विदाउट वैकेंसी कम आ रहा है RER से, तो आपका GAV क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। तो आपका इस केस में GAV क्या आ गया, 1 लाख रुपीज़। अब सेकेंड केस आप देखो, सेकेंड केस में पर मंथ आप रेंट ले रहे हो 9,000, तो आपका AR कितना आ गया, 10 × 9,000 = 90,000 आप क्या आ गया ARR। ठीक है, अब फिर से असेसिंग ऑफिसर आया, आपने 90,000 और 1 लाख को कंपेयर किया, 1 लाख ज़्यादा है, तो असेसिंग ऑफिसर आप पे 1 लाख पे टैक्स मांग रहा था। बट आपने बोला कि सर मेरा जो आप रेंट आ रहा है ना, कम आ रहा है, वो वैकेंसी की वजह से आ रहा है। अगर वैकेंसी नहीं ना हुई होती तो मेरा रेंट ज़्यादा ही आता, तो मेरे से आप ज़्यादा पैसे पे टैक्स ले जाते। बट अभी मेरे को तो इनकम ही सिर्फ 90,000 हुई है, तो 90,000 पे टैक्स लेके जाओ ना। असेसिंग ऑफिसर ने फिर से चेक किया कि तू फ्रॉड करने के लिए ऐसा बोल रहा है कि सच में तेरा वैकेंसी की वजह से नुकसान हुआ है। तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि अगर सोच तेरी वैकेंसी ना हुई होती तो तेरे को 12 महीने का रेंट मिलता, 12 × 9,000, तो तेरा रेंट आता 1,08,000। और फिर 1,08,000 को और 1 लाख को कंपेयर करते, तो 1,08,000 ज़्यादा आता और तेरे को 1,08,000 पे टैक्स लगता ना, है ना। तो मतलब कि तेरा जो रेंट कम आ रहा है वो वैकेंसी की वजह से ही आ रहा है, तो उसका GAV आप क्या ले लोगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, मतलब 90,000 उसका GAV ले लोगे आप। समझ आया, मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो बैक करके थोड़ा सा भी समझ लो। ठीक है, तो GAV इन केस ऑफ वैकेंट प्रॉपर्टी समझ आ गया आपको। अभी ये तो था केस 2। केस 1 तो बहुत ही सिंपल है, क्या बोल रहे हैं, ARR इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू RER। आपका ARR ज़्यादा ही आया RER से, वैकेंसी के साथ ही। भाई देखो, आपका RER था 1 लाख का, ठीक है, अरे 1 लाख का, 2 मंथ्स की थी आपकी वैकेंसी, ओके। फिर आपका पर मंथ रेंट था 12,000, ओके। AR आपका कितना आएगा, 10 × 12,000, कितना ARR आ गया, 1,20,000। अब कंपेयर करो 1,20,000 को और 1 लाख को, ये तो वैकेंसी के साथ ही आपका रेंट बहुत ज़्यादा है, तो डायरेक्टली 1,20,000 पे रेंट ले लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम चेक कर रहे थे क्योंकि हमारा जो एक्चुअल रेंट था ना वो कम आ रहा था, 90,000 आ रहा था, 1 लाख से कम आ रहा था। बट इस केस में तो कम आ ही नहीं रहा है, इस केस में तो ज़्यादा आ रहा है, तो जितना आपको रेंट रिसीव हुआ उसके ऊपर टैक्स लगा दो, कोई झंझट ही नहीं, कोई कहानी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में यही था, समझ आ गया। GAV इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर। अब इसके हम कुछ करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 41। ये एक बार खुद करके देखो, कर लिया वीडियो पॉज करके, अब हम खुद से इसे एक बार करके देखते हैं। फाइंड आउट ग्रोस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ग्रोस म्यूनसिपल वैल्यू पर एनम 200 आपको दी है, फेयर रेंट दिया पर एनम 300, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 300, एक्चुअल रेंट दे रखा है 600। प्रॉपर्टी रिमेन्स वेकेंट, 1 मंथ के लिए आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट रही है। तो सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, ग्रोस म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज़ हायर लेंगे, दैट इज़ 300, लिख दिया हमने 300। अब इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, 300 सेम है, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा, 300 एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड पर एनम कितना है, 600 हमें पर एनम मिलना था, मतलब 12 मंथ्स के लिए हमें 600 मिलना चाहिए था। बट 1 महीना तो प्रॉपर्टी वैकेंट रही है, तो आपका कितना आपको मिला होगा, 600 / 12 करो, पर मंथ आपका कितना रेंट आ गया, 50 रुपीज़ आपका पर मंथ आ गया। अब आपको सिर्फ 11 महीनों के लिए रेंट मिला है, 50 × 11 कर दो, तो कितना आपको रेंट मिला है, 550 मिला है। ठीक है, 550 आपको रेंट मिला है। ये देखो 300 आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, रेंट रिसीव्ड है 550, दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज़ हायर, 550 हायर है भाई, आपका रेंट रिसीव्ड हायर है, तो वैकेंसी भले है, कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि आपका रेंट रिसीव्ड वैसे ही हायर है। वो फर्स्ट वाला केस जो मैंने ये बताया था ना, ये वाला केस
देखो वैकेंसी के साथ भी आपका रेंट हायर आ रहा है, मतलब आप इतना ज़्यादा रेंट ले रहे हो तो रोने की क्या बात है। 550 पे रेंट दे दो, इतनी तो आपको लोग रो क्यों रहे थे, क्योंकि उन्हें इनकम हो रही थी 90,000 और उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था 1 लाख के ऊपर। यहाँ पे अब रोने की क्या बात है, उसे इनकम हुई है 550 और 550 के ऊपर ही उसे टैक्स देना है, तो कोई रोने की बात है नहीं। तो इसका क्या GAV क्या आ जाएगा, 550 आपका आ जाएगा GAV। नेक्स्ट केस 300 है म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट है 600। कंपेयर करो, विच एवर इज़ हायर आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। फिर उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो 180, विच एवर इज़ लोअर, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या आ जाएगा 180। देखो 180 आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट 900 है पर मंथ का, 900 है 12 मंथ्स के लिए। हमें चाहिए कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का चाहिए, है ना, क्योंकि 3 मंथ्स की वैकेंसी होगी तो 9 मंथ्स का चाहिए। 900 डिवाइड 12 करोगे पर मंथ आ जाता है 75, इंटू कर दो 9 मंथ्स का तो कितना आ जाएगा 675। ये देखो 675 एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज़ हायर लेना होता है, तो रेंट रिसीव्ड हायर है 67, तो ये आपका GAV हो जाएगा। 675 आपने कमाया है तो 675 पे रेंट दे दो, फिर होने वाली बात ही नहीं है, तो GAV क्या आ जाएगा 675। थर्ड केस देखो 400 है म्यूनसिपल वैल्यू, 750 है फेयर रेंट, विच एवर इज़ हायर लेंगे 750। देन स्टैंडर्ड रेंट है 280, विच एवर इज़ लोअर लेंगे 280 आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है 280 आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। देन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 300 पर एनम, 300 पर एनम मतलब 12 मंथ्स का। और यहाँ पे आपकी 2 मंथ्स की वैकेंसी रही है, 12 महीने होते हैं, 2 मंथ्स की वैकेंसी रही है मतलब 10 महीने का रेंट आपको मिला है। 300 डिवाइड 12 इंटू 10 कर दो, 250 आ गया आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये देखो 250 आ गया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्सपेक्टेड रेंट है 280, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 250। अब ये ध्यान से देखो, एक्सपेक्टेड रेंट है 280, रेंट रिसीव्ड है 250, तो आप विच एवर इज़ हायर लोगे GAV, है ना, नॉर्मल तो यही करते हैं। तो 280 के ऊपर आप टैक्स मांगोगे, बट अब तो बंदा रोएगा, उसने कमाया 250 उसने कमाया और आप टैक्स मांग रहे हो 280 के ऊपर, बंदा तो रोएगा। तो अभी बंदा रो रहा है तो चेक करना पड़ेगा कि जो वैकेंसी आई है, बंदा रो रहा है वैकेंसी की वजह से, इसलिए चेक करेंगे। बंदा कह रहा है कि वैकेंसी आई थी मेरी गलती है, तो अगर वैकेंसी ना आई होती तो हम चेक भी नहीं करते ना। बंदा रो रहा है कि मेरी वैकेंसी आई थी तो मैं तो 250 पे टैक्स दूंगा, तो हम चेक करेंगे क्या ये जो उसका रेंट कम आ रहा है, 250 रेंट कम आ रहा है ना, 280 से कम आ रहा है, क्या ये वैकेंसी की वजह से आ रहा है एक्चुअली। तो देखते हैं कैसे चेक होगा। कितने मंथ की वैकेंसी आई थी, 2 मंथ्स की वैकेंसी आई थी, है ना, ऊपर देख के आए हम। तो 2 मंथ्स की वैकेंसी थी, तो सोचो अगर ना हुई होती 12 मंथ्स क्या हुआ होता, तो हमने पर मंथ रेंट कितना निकाला था भूल गई मैं, ठहरू कितना था आपका 300 था ना। ये देखो पर मंथ रेंट आया 300 डिवाइड 12, 300 डिवाइड 12 25 आपका पर मंथ रेंट आ रहा है। 10 मंथ्स के लिए आपका कितना आ रहा है 250, ठीक है, बट आपको टैक्स देना पड़ रहा है 280 पे, तो बंदा रो रहा है, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको चेक करना है कि क्या ये जो रेंट कम आ रहा है वो वैकेंसी की वजह से आ रहा है कि नहीं। अगर मेरी वैकेंसी ना हुई होती तो मेरे को 12 मंथ्स का रेंट मिलता, 25 पर मंथ मिलता, तो कितना आता 12 इंटू 25 आता 300 आता मेरे को एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। फिर हम 300 को और 280 को कंपेयर करते, विच एवर इज़ हायर पे टैक्स लेते, दैट इज़ 300 पे टैक्स लेते हम। तो एकदम सही बोल रहा है जो पर्सन बोल रहा है कि मेरा वैकेंसी की वजह से 250 आ रहा है, नहीं तो 300 आता। तो अभी मेरे से 250 पे रेंट लो ना, तो इसका GAV क्या आ जाएगा 250, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इसका GAV आ जाएगा। अब भले ये 250 280 से कम है, फिर भी 250 इसका GAV आएगा, समझे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आ जाएगा 250। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी 4, 500 और 180, विच एवर इज हायर 500। देन कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड रेंट 225, विच एवर इज लोअर 225। एक्सपेक्टेड रेंट, देखिए एक्सपेक्टेड रेंट तो अभी आपके लिए बच्चों का खेल हो गया 225।
एक्चुअल रेंट कितना आया है? 240 पर मंथ है। 1 मंथ की वैकेंसी रही है, मतलब 11 महीने लेट आउट रहा होगा। 240 डिवाइड 12 इंटू 11, 220। 220 आपको रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है। पर मंथ कितना आया? 20 सॉरी, यहाँ पे हम चलो बाद में लिखेंगे। देखो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया ना 225। रेंट रिसीव कितना हुआ है? 220 हमें रिसीव्ड हुआ है ना। अब हमें जीएवी लेना होता है, विच एवर इज हायर। 225 और 220 को कंपेयर करो, विच एवर इज हायर 225। अब पर्सन ने कमाए हैं 220 रुपीज़, आप टैक्स मांग रहे हो 225 पे, तो पर्सन तो रोएगा, वो कहेगा कि सर मेरे जो ये कम आ रहा है कमाई वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वैकेंसी हुई थी, मैं कौन सा फ्रॉड कर रहा हूँ, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई ब्लैक में पैसा नहीं लिया है, वैकेंसी हुई थी इसलिए मेरा रेंट कम आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे से 220 पे ही टैक्स लो जितना मुझे रेंट रिसीव हुआ है। तो हम चेक करेंगे कि सच में फ़्रॉड किया है कि नहीं आपने, या सच में आपकी वैकेंसी की वजह से रेंट कम आया। तो अगर हम 12 महीने का रेंट लेते, अगर 1 मंथ की वैकेंसी ना हुई होती, तो पर मंथ 20 ले रहे हैं तो कितना आता? 240 आता। फिर हम यहाँ पे क्या आ जाता? 240 आ जाता। फिर हम 240 को 225 को कंपेयर करते तो ऑफ कोर्स इसका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हायर आ रहा है, तो 240 पे टैक्स लेते, है ना। तो पर्सन वही बोल रहा है कि अगर मेरी वैकेंसी ना हुई होती तो मेरा 240 रेंट आता, तो फिर तो मैं आपको खुशी खुशी 240 पे टैक्स दे देता, बट अभी मेरी वैकेंसी हो गई है इसीलिए 220 रेंट आ रहा है, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे से 220 पे रेंट लीजिए। तो इसका जीएवी क्या आ जाएगा? 220। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इसका आ जाएगा जीएवी, समझे। उसी तरह से हाउस 5 एंड हाउस 6 का भी करना है आपको, ठीक है। हाउस 5 और हाउस 6 आप लोग होमवर्क ले लो, होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जो जिन्हें नहीं समझ आएगा वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 42। अब बेटा आपको ये क्वेश्चन करवाने से पहले ना मुझे एक चीज़ बतानी है। हमने ना एक क्वेश्चन पहले भी किया था, हमने अभी तक 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, अनरियलाइज्ड रेंट, वैकेंट प्रॉपर्टी, और एक पढ़ा था पार्ट ईयर के लिए लेट आउट, पार्ट ईयर के लिए लेट आउट, ये 3 पढ़े थे। अब ये तीनों ना डिफरेंट केस है, बच्चे इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर ना इन 2 में ही कंफ्यूज होते हैं। मैं दिखाती हूँ, हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था पहले वाले में, जिसमें 10 मंथ्स था ना लेट आउट पीरियड, उसमें ये वाला, ये देखो यहाँ पे हमने ना प्रॉपर्टी लेट आउट 10 मंथ्स के लिए की थी, तो इसीलिए हमने जीएवी वगैरह सब चीज़ों को, ये जो म्यूनसिपल वैल्यू है, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट, इन सब चीज़ों को 10 मंथ्स के लिए निकाला था, 180 डिवाइड 12 इंटू 10 करके निकाला था 10 मंथ्स के लिए। बट वैकेंट प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि डिफरेंस है ना बेटा दोनों में। वैकेंट मतलब कि आपने लेट आउट पूरे 12 महीने के लिए किया था, बट आपको जो टेनेंट था ना वो आपकी प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, तो इसीलिए रेंट नहीं मिला। और ये कौन सा केस है? ये आपने प्रॉपर्टी लेट आउट ही थोड़े टाइम के लिए की थी, कुछ मंथ, सिर्फ 10 महीनों के लिए ही प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी। और एक थर्ड केस हमने पढ़ा था अनरियलाइज्ड रेंट, उसमें आपने प्रॉपर्टी पूरे 12 महीनों के लिए लेट आउट की थी, और जो आपके टेनेंट ने है ना वो आपका घर छोड़ के नहीं गया, पूरे 12 महीने के लिए लेट आउट रही, बट उसने आपको 2 महीने का रेंट नहीं दिया। ये डिफरेंस है इन तीनों केसेस में, ठीक है। ये देखो फर्स्ट केस है आपका प्रॉपर्टी वैकेंट होने का, इसमें आपने 12 महीने के लिए लेट आउट तो की, बट जो आपका टेनेंट था ना वो छोड़ के चला गया। रेंट पूरा दिया इस केस में, रेंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, नो डिफ़ॉल्ट, रेंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। नेक्स्ट हमने केस पढ़ा था अनरियलाइज्ड रेंट का। अनरियलाइज्ड रेंट के केस में भी 12 मंथ के लिए आपने लेट आउट की, और 12 मंथ के लिए लेट आउट रही भी,
बट आपको 2 मंथ्स का रेंट मिला नहीं, डिफ़ॉल्ट कर दिया रेंट में टेनेंट ने, ठीक है। इस केस में आपने 12 महीने के लिए लेट आउट की, बट 2 महीने की वैकेंसी हो गई तो आपकी लेट आउट सिर्फ 10 महीने के लिए हुई। इस केस में आपने 12 महीने के लिए लेट आउट की, बट 2 महीने का अनरियलाइज रेंट हो गया, लेट आउट पूरे 12 महीने के लिए रही है, ठीक है। इस केस में लेट आउट 10 महीने के लिए रही है। और एक हमने थर्ड केस पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था, हमने लेट आउट स्टार्टिंग में जो लेट आउट किया ना वो 10 मंथ्स के लिए किया था। ये 3 केसेस में डिफरेंस है। तो इस केस में जहाँ पे हमने लेट आउट ही 10 मंथ्स के लिए किया होता है ना, तो उसमें हम हर चीज़ को 10 मंथ्स के लिए कर लेते हैं। म्यूनसिपल वैल्यू को, फेयर रेंट को, स्टैंडर्ड रेंट को, हर चीज़ को ना 10 महीनों के लिए निकाल लेते हैं। मतलब जितने भी महीनों के लिए लेट आउट किया हो उतने महीनों के लिए निकाल लेते हैं। बट वैकेंट के केस में ऐसा नहीं करते और अनरियलाइज के केस में भी ऐसा नहीं करते। समझ आया? अब ये क्वेश्चन देखो, एक्स ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे, डिटेल्स रिलेटिंग टू विच आर। एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसकी डिटेल्स है। म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है आपको 2 लाख पर एनम, फेयर रेंट दे रखा है 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 2,10,000। इट इज़ लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, रेंट 10,000 पर मंथ अप टू 15/10/2020 एंड 12,000 पर मंथ देयर आफ्टर। आपने 15 अक्टूबर 2020 तक आपका जो रेंट रहेगा वो रहेगा 10,000 पर मंथ, और 15 अक्टूबर से बाद आपका क्या रेंट रहेगा, 12,000 पर मंथ रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ट्रांसफर्ड बाय एक्स टू वाई ऑन February 28, 2023। फरवरी लास्ट में, February 28 को एक्स की ये प्रॉपर्टी थी ना, एक्स ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी वाई को, ठीक है। देखो ये एक्स के पास घर था, उसके नाम पे था, उसने ये रेंट पे दे दिया शाम को, ठीक है। अब February 28 तक तो ये एक्स के नाम पे रहा, बट उसके बाद एक्स ने ये घर ट्रांसफ़र कर दिया वाई को। रेंट पे तो शाम के पास ही रहा है, शाम उस पर रेंट पे रह रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो घर की ओनरशिप थी ना वो वाई के पास चली गई, ठीक है। हाउएवर वाई फेल्ड टू रिकवर द रेंट फॉर March 2023, और वाई को रेंट रिकवर नहीं हुआ March 2023 के लिए। शाम ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने रेंट नहीं दिया। फाइंड GAV, आपको GAV निकालना है। अब इसमें ना 2 केस मिक्स हैं, अनरियलाइज रेंट वाला और जो पार्ट ईयर के लिए आपने लेट आउट किया है। देखो अब आपको एक्स और वाई दोनों के लिए GAV निकालना है। एक्स और वाई दोनों लिख लेते हैं। एक्स के लिए लेट आउट पीरियड कितना है, 11 मंथ्स का है ना। अब एक्स के पास सिर्फ 11 मंथ्स की ओनरशिप रही थी ना, उसने फरवरी में ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है ना। तो एक्स के पास लेट आउट पीरियड कितना है, एक्स ने सिर्फ 11 मंथ के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट की, कोई वैकेंसी नहीं हुई है, बस उसने 11 मंथ के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट की है। और वाई ने कितने मंथ के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट की है, सिर्फ 1 मंथ के लिए, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 1 मंथ के लिए ओनरशिप थी, ठीक है। तो सबसे पहले फेयर रेंट हमें क्या दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट। अब ये पर एनम है तो इन्हें मंथली निकालना पड़ेगा। फेयर रेंट है 1,80,000 पर एनम, डिवाइड कर देंगे 12 से, और 11 मंथ के लिए लेट आउट रही है तो 11 मंथ का फेयर रेंट आ जाएगा। उसी तरह से म्यूनसिपल वैल्यू 11 मंथ की आ जाएगी और यहाँ पे 1 मंथ की आ जाएगी। फिर आपका हाइयर निकल जाएगा दोनों में से। स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर कर लेना, वो भी यहाँ पे 11 मंथ का निकाल लेना, यहाँ पे 1 मंथ का निकाल लेना। फिर आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कैसे लेना है, इसका पहले एक्स का देन वाई का देंगे। वाई का तो कोई भी एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं ना हुआ, 0 रेंट रिसीव हुआ। रेंट वाई का सबसे पहले निकाल लेते हैं। वाई का था, कैसे निकलता है एक्चुअल रेंट रिसीव, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट करके, ऐसे ही निकलता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, AR ऐसे ही निकलता है। अब सबसे पहले हम वाई के केस में AR देख रहे हैं। उसको रेंट रिसीव कितना होना था, 1 मंथ का उसे रिसीव होना था। पर मंथ कितना था रेंट रिसीव्ड, 15 अक्टूबर तक था 10,000 पर मंथ, और 15 अक्टूबर के बाद था 12,000 पर मंथ। और वाई ने तो 15 अक्टूबर के बाद ही प्रॉपर्टी लेट आउट की है,
तो वाई का कितना आ जाएगा 1 मंथ के लिए 12,000 माइनस अनरियलाइज रेंट कितना है, पूरा ही 12,000 अनरियलाइज रेंट है, उसे तो रेंट मिला ही नहीं है। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आ गया, नील आ गया, 0 आ गया। अब अगर हम निकालें एक्स का कैसे निकलेगा, अरे एक मिनट, एक्स का निकालना है। एक्स का कैसे निकलेगा, 11 मंथ्स के लिए उसने प्रॉपर्टी रेंट आउट की है ना। 15 अक्टूबर तक है 10,000, तो उसने 1 मार्च से लेके 15 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी लेट आउट की है। कितने मंथ हुए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो उसके हो गए 7 मंथ्स है ना। यहाँ पे कर लो 7 मंथ्स प्लस 15 डेज है ना, सॉरी ये हुए उसके 6 मंथ्स हुए ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स और 15 डेज, मतलब कि 6.5 मंथ्स हम लिख सकते हैं। इनटू कितना आएगा 6.5 महीनों के लिए 10,000 पर मंथ, और बाकी के अक्टूबर के बाद के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4.5 मंथ्स के लिए। मार्च में उसके पास थोड़ी रही, उसके पास तो फरवरी तक थी ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने और अक्टूबर के 15 दिन, उसके लिए उसके पास कितना रेंट आएगा, 12,000 रेंट आएगा। ऐसे करके इसका रेंट कैलकुलेट करना है। ये देखो 6.5 मंथ्स के लिए 10,000 एंड 4.5 मंथ्स के लिए 12,000। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 4.5 नहीं लिखते हैं, 5.5 लिख देते हैं। देखो कितने मंथ के लिए रही है उसके पास, फरवरी तक है सिर्फ उसके पास, तो आपके पास है 15 अक्टूबर के, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 2 3 4.5 मंथ्स हैं। इंटू 12,000 कर दोगे तो आपके पास एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ जाएगा। अनरियलाइज रेंट तो इसका कोई भी नहीं है, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आ गया 1,19,000 और एक्सपेक्टेड रेंट कितना 1,83,000, विच एवर इज हायर के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। तो हायर कौन सा आपका 1,83,000, तो इसके ऊपर आपको ये आपका आ जाएगा GAV। इस केस में इन दोनों में से आपका हायर कौन सा है, ये है आपका हायर, तो ये आपका आ जाएगा GAV। समझ आया ये क्वेश्चन आपको, सिंपल था ये क्वेश्चन। इसमें आपका वैकेंसी नहीं थी, इसमें आपका पार्ट ईयर के लिए लेट आउट था। ठीक है, और इसमें एक ये रेंट का था कि थोड़े टाइम के लिए 10,000 था और बाकी टाइम के लिए 12,000 था। ठीक है, ये क्वेश्चन चाहो तो आप स्टार मार्क कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 43, वेयर देयर इज अनरियलाइज रेंट एज वेल एज वैकेंसी पीरियड। अनरियलाइज रेंट भी मिलेगा और वैकेंसी पीरियड भी मिलेगा। ग्रोस म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है। एक्चुअल रेंट इफ़ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, अगर पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी रेंट आउट रहती है, मतलब कि रेंट रिसीवेबल दे रखा है आपको। अनरियलाइज रेंट दे रखा है, अमाउंट में दे रखा है, अनरियलाइज रेंट ऑफ द ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर 30, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने बोला अनरियलाइज रेंट ऑफ द ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से पहले जो आपका अनरियलाइज रेंट था, मतलब पिछले साल का आपका अनरियलाइज रेंट दे रखा है इन्होंने। पीरियड व्हेन प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट इन नंबर ऑफ मंथ्स, 3 महीने के लिए आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रही है। हाउस प्रॉपर्टी 1 का मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी आपको ये खुद से करना है, आपका होमवर्क रहेगा बाकी ये। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 1 का देखते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, GAV क्या कह रही हूँ मैं, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करना है, विच एवर इज़ हायर, 150 और 140 विच एवर इज़ हायर 150। स्टैंडर्ड रेंट है 120, विच एवर इज़ लोअर, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 120। ये देखो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 120। अब हमें देखना है अपना एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अगर 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट रहती तो मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आता 180। ये देखो मैं यहाँ पे करके यहीं पे करती हूँ। अगर 12 महीने के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट रहती तो मेरा एक्चुअल रेंट आता 180, पर मेरी 12 महीने के लिए लेट आउट नहीं रही है। कितनी देर के लिए लेट आउट रही है, पीरियड व्हेन द प्रॉपर्टी रिमेन्स वैकेंट 3 मंथ्स के लिए मेरी प्रॉपर्टी वैकेंट रही है, 3 मंथ्स के लिए, मतलब 9 मंथ्स के लिए लेट आउट रही है सिर्फ। पर एनम है 180 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, तो मुझे एक्चुअल रेंट रिसीव कितना होना चाहिए था, डिवाइड 135। अब इसमें से भी कुछ अनरियलाइज रेंट है, आपको कुछ रेंट रिसीव ही नहीं हुआ है, 25 तो आपको रेंट रिसीव ही नहीं हुआ है, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है
110 आपका एक्चुअल रेंट रिसीव आया। ये देखो 110 आपका एक्चुअल रेंट रिसीव आया। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 120। 120 पे टैक्स लग रहा है और 110 कमाया है मैंने, तो यहाँ पे पर्सन फिर से रोएगा। कमाया मैंने सिर्फ 110 और रेंट लग रहा है 120 पे। अब पर्सन कह रहा है कि सर मेरे को ये जो कम आ रहा है ना ये मेरा जो इनकम कम आ रही है ये वैकेंसी की वजह से आ रही है, अनरियलाइज रेंट की वजह से नहीं आ रही है। अगर अनरियलाइज रेंट की वजह से आ रही थी तो कोई दिक्कत होती नहीं होती, बट उसने बोला कि ये वैकेंसी की वजह से आ रही है। अब मैं क्या करूँ, वैकेंसी की वजह से आ रही है तो मैं तो 110 पे मेरे को क्या पता था मेरा टेनेंट घर छोड़ के चला जाएगा, तो मेरे से 110 पे ही आप टैक्स लो। तो अभी असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, वापस यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन पे आओ। अगर वैकेंसी ना हुई होती तो कितना रेंट मिलता आपको, अगर वैकेंसी ना हुई होती तो 180 पर ईयर आपको मिलता, माइनस अनरियलाइज रेंट तो फिर भी होना ही था, 25 कर दो। ठीक है, हमें तो सिर्फ वैकेंसी से लेना देना है, अनरियलाइज रेंट से थोड़ी है। तो बच्चे यहाँ पे 25 माइनस नहीं करते हैं, 180 ले लेते हैं। नहीं, आपको 180 नहीं लेना है, 180 में से 25 आपको माइनस करना है। 180 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 155 आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आता उस केस में, अगर वैकेंसी ना हुई होती। देखो 155 आता, फिर आप 155 और 180 को कंपेयर करते तो मेरी तो फिर इनकम ज़्यादा होती, तो मेरे पे आप इस पे टैक्स ले लेते। तो वो पर्सन सही बोल रहा है कि मेरा तो वैकेंसी की वजह से कम रेंट आ रहा है, तो मेरे से तो आप 110 पे ही रेंट टैक्स लो। तो इसका GAV कितना आ जाएगा, 110। समझ आया। उसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी 2 एंड हाउस प्रॉपर्टी 3 का है। अब ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 44 है। ये बहुत सिंपल है। देखो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट दे रखे है, वही जो हमने अभी ऊपर केस करके आए ना। अप्रैल 1 से जुलाई 31 तक 5000 पर मंथ एंड अक्टूबर 1 से फरवरी 23 तक 9000 पर मंथ। ठीक है, फॉर द रिमेनिंग पीरियड प्रॉपर्टीज़ वर वैकेंट, और बाकी पीरियड के लिए आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रही है। 1 अप्रैल से जुलाई तक का रेंट है और अक्टूबर से फरवरी तक का रेंट है। वैकेंट कितने पीरियड के लिए रही होगी, जुलाई तक का रेंट दे रखा है, अगस्त सितंबर का रेंट नहीं दे रखा, तो 1 अगस्त 1 सितंबर 2 महीने ये, और ये फरवरी तक का दे रखा है, मार्च नहीं दे रखा। तो कितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी वैकेंट रही है, 3 मंथ्स के लिए। इसमें बस यही था कि आपको खुद से ढूंढना था कि प्रॉपर्टी वैकेंट कितने टाइम के लिए रही है। ठीक है, यहाँ पे तो लाइन लिखी थी तो हमें पता चल गया, बट अगर लाइन नहीं ना लिखी होती तो आपको यही पढ़ के दिमाग लगाना पड़ता, थोड़ा कंसंट्रेट करते तो पता चल जाता कितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी वैकेंट रही है, 3 मंथ्स के लिए। अब निकाल लो, सिंपल है, जैसे पहले सम किया था ना वैसे ही सम है। ये आपका सम होमवर्क रहेगा, करना ज़रूर है। मॉड्यूल की कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं छोड़नी चाहिए। और 45 भी सम बिल्कुल ही सिंपल है, ये भी आपका होमवर्क है। उसके बाद एक आपको मॉड्यूल में आपके टेस्ट योरसेल्फ दिखेगा, वो भी सिंपल है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवा दिए, तो ये भी आपका होमवर्क है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो चुके हैं। और बाकी क्वेश्चन की भी, जैसे मैंने हाउस प्रॉपर्टी 2-3 करवा दी और 1 पढ़ी हुई है, वो भी आपके होमवर्क है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। आज के लिए बस ये छोटा सा कंसेप्ट मैं करवाऊंगी म्यूनसिपल टैक्स का। देखो वापस आओ अपने वो जो आपका हमारा टेबल था ना इनकम कैलकुलेट करने का हाउस प्रॉपर्टी से, उस पर ये देखो सबसे पहले हमें चाहिए था GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू तो हमने निकालना सीख लिया। उसमें से हमें माइनस करना था म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, तो हमारा आ जाता नेट एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि म्यूनसिपल टैक्स क्या होता है। GAV तो देख लिया, अब ये देखेंगे म्यूनसिपल टैक्स, तो NAV आ जाएगी, क्योंकि GAV में से GAV में से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करोगे तो आपके पास क्या आती है, NAV आती है। देखो आ जाओ अब नीचे अपने म्यूनसिपल टैक्सेस पे, ये रे टैक्स लेविड बाय द म्यूनसिपैलिटी और लोकल अथॉरिटी इज़ डिडक्टेबल फ्रॉम द ग्रोस एनुअल वैल्यू। म्यूनसिपल टैक्स मतलब जो म्यूनसिपैलिटी आपके ऊपर टैक्स लगाती है ना वो, या लोकल अथॉरिटी आपके ऊपर टैक्स लगाती है, वो टैक्स आप GAV में से माइनस कर सकते हो, क्योंकि वो आपका एज अ एक्सपेंस है ना, घर का आपको टैक्स देना पड़ता है ना, जो म्यूनसिपैलिटी आपसे टैक्स लेती है। आप अपनी इनकम का, रेंट इनकम का नहीं टैक्स दे रहे हो, वो अलग से दूसरा टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो होता है ना, जो म्यूनसिपैलिटी आपसे टैक्स लेती है, वो टैक्स आपका एक तरह का एक्सपेंस है। तो आपको इनकम हो रही है, जो रेंट की इनकम हो रही है, यानी कि GAV जो हो रही है, उसमें से इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं ना, तभी तो प्रॉफिट आता है ना। तो आपको GAV में से क्या माइनस करना है, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, NAV। म्यूनसिपल टैक्स समझ आया।
म्यूनसिपल टैक्स इंक्लूड्स सर्विस टैक्स लाइक फायर टैक्स, वाटर टैक्स एट्सेट्रा, ये सब होते हैं आपके म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स इज डिडक्टेबल ओनली फॉर फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। अब म्यूनसिपल टैक्स भी ना आप तभी डिडक्ट कर सकते हो अगर ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई करोगे। मैंने क्या बोला, म्यूनसिपल टैक्स आपका एक एक्सपेंस है, आपको इनकम हो रही है 1 लाख की, उसमें से आपने जो खर्चा किया वो माइनस करते हो। बिजनेस की एग्जांपल ले लो, आपने ये प्रोडक्ट बनाया, इसे मार्केट में बेचा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए थोड़ी आपकी इनकम है, इसमें से तो आप अपने एक्सपेंस माइनस करोगे ना, ये जो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा लगा। लेट्स से 50,000 मुझे प्रोडक्ट बनाने में खर्चा लगा, तो इनकम कितनी है, सिर्फ 50,000 है, 1 लाख थोड़ी है इनकम। तो ये जो एक्सपेंस माइनस करने होते हैं ना, ये जो 50,000 माइनस करना होता है, ये ऐसे ही नहीं माइनस करने को मिल जाता, बड़ी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। क्योंकि कई बार लोग झूठ भी बोलते हैं ना कि मेरे एक्सपेंस हुए 50,000 के ताकि इनकम कम आए, ठीक है, झूठ भी बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए उसी तरह से ये है म्यूनसिपल टैक्स का, आपका जितना जीएवी है, लेट्स से 1 लाख जीएवी है, उसमें से आपको म्यूनसिपल टैक्स माइनस करना है ताकि आपकी एनएवी निकल सके, इनकम निकल सके जिसके ऊपर आपको टैक्स लगना है। तो ये आप तभी माइनस कर पाओगे अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो म्यूनसिपल टैक्स है वो पेड बेसिस पे, कैश बेसिस पे माइनस होता है, अक्रूवल बेसिस पे माइनस नहीं होता है। मेरा 22-23 का म्यूनसिपल टैक्स बनता था 20,000, ठीक है, मैंने पे नहीं किया 20,000 तो नहीं माइनस कर सकते। बट 23-24 में ना मेरा म्यूनसिपल टैक्स बन रहा था 10,000, मैंने क्या किया, पूरा का पूरा 30,000 पे कर दिया एक ही बार में, और मेरी 23-24 में जीएवी आ रही थी लेट्स से 90,000 आ रही थी, और यहाँ पे जीएवी आ रही थी मेरी 60,000, ठीक है। तो क्या करते हैं, जीएवी में से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं। यहाँ पे तो मैंने म्यूनसिपल टैक्स पे नहीं किया तो यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते, तो इस केस में आपकी एनएवी क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाले केस में 60,000 जीएवी माइनस म्यूनसिपल टैक्स कोई पे ही नहीं किया तो 0, तो एनएवी कितनी आएगी, 60,000 आ गई। सेकेंड केस में आपका जीएवी है 90,000, आपने म्यूनसिपल टैक्स कितना पे किया, मैंने क्या, म्यूनसिपल टैक्स कैश बेसिस पे पे होता है, इस साल का है तो 10,000, बट इस साल मैंने पूरा 30,000 पे कर दिया है, तो माइनस कर देंगे हम 30,000, तो एनएवी आ जाएगी 60,000। समझ आया, म्यूनसिपल टैक्स कैश बेसिस पे डिडक्ट होता है। इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट मस्ट बी पेड बाय द असेसी, सब ये असेसी के द्वारा पे होना चाहिए, ये नहीं कि टेनेंट पे कर रहा है, ठीक है। अगर आपका किराएदार म्यूनसिपल टैक्स पे कर रहा है तो आपका तो कोई खर्चा नहीं है। मैंने क्या बोला, म्यूनसिपल टैक्स एक खर्चा है जिसे आप अपनी उसमें से माइनस कर रहे हो जो आपको रिसीव हुआ है रेंट। अगर मैं टैक्स पे ही नहीं कर रही हूँ, टैक्स मेरा किराएदार पे कर रहा है, मेरे को 1 लाख किराया मिल रहा है, बट मैं टैक्स पे ही नहीं कर रही हूँ, म्यूनसिपल टैक्स तो मेरा किराएदार पे करके जा रहा है, तो मैं क्यों माइनस करूँगी, मैं नहीं माइनस करूँगी। तो वो कह रहे हैं कि ये असेसी अगर पे करेगा ना तभी आप माइनस कर सकते हो म्यूनसिपल टैक्स। इट मस्ट बी रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर और एनी ईयर प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये उन्होंने पॉइंट क्यों लिखा है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि मेरा 22-23 का था म्यूनसिपल टैक्स 20,000, बट मैंने उस ईयर में पे नहीं किया। 23-24 का था म्यूनसिपल टैक्स 10,000, ठीक है। मैंने क्या किया, या पहले वाले केस में तो मैंने 30,000 पे कर दिया था, इस बार मैंने 30,000 नहीं पे किया, इस बार मैंने क्या किया, 50,000 पे कर दिया। मेरा जीएवी बन रहा था 1 लाख रुपीज़, तो मैंने इसमें से एज ए एक्सपेंस 50,000 माइनस कर दूंगी तो 50,000 इनकम आ जाएगी। मैंने ये दिमाग लगाया, मैंने बोला कि 30,000 इस ईयर के, बाकी 20,000 मैंने आगे जो ईयर आएंगे एडवांस में पे कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि मैं पागल हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है कि तेरी इनकम ज़्यादा थी 1 लाख की, इसलिए तूने एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप एडवांस में म्यूनसिपल टैक्स पे करोगे तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, हाँ आप अपना ड्यू वाला पे कर दो तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। 30,000 पे करते क्योंकि पिछला 20,000 था और अब का 10,000 है, 30,000 पे करते तो ठीक है, उसकी पूरे की 30,000 की डिडक्शन मिलती, बट आप एडवांस में पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 1 लाख में से कितना डिडक्ट होगा, 30,000 ही डिडक्ट होगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और एनी ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। या तो ये प्रीवियस ईयर का होना चाहिए या फिर किसी भी पिछले साल का होना चाहिए, एडवांस नहीं होना चाहिए।
टैक्स पॉइंट है कुछ यहाँ पे। इफ़ टैक्स इज गिवन इन परसेंटेज देन अप्लाई दैट परसेंटेज ऑन म्यूनसिपल वैल्यू नोट ऑन GAV। समटाइम्स ना आपको म्यूनसिपल टैक्स ना परसेंटेज में दे देगा, मतलब बोल देगा म्यूनसिपल टैक्स है आपका 20%, ऐसे बोल देगा 20%। और बच्चे पता है क्या करते हैं फिर, आपको क्वेश्चन में आपने GAV निकाला होता है, समझो 90,000 आपने क्वेश्चन में GAV निकाला हुआ है, तो बच्चे ना 90,000 का 20% लगा देते हैं म्यूनसिपल टैक्स। उसका थोड़ी लगाएंगे, आपको ना क्वेश्चन में एक म्यूनसिपल वैल्यू गिवन होती है। ये देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें एक म्यूनसिपल वैल्यू गिवन है ना, इसके ऊपर परसेंटेज लगता है, म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर ही म्यूनसिपल टैक्स लगेगा ना, GAV के ऊपर क्यों लगाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, GAV निकालते हैं और GAV के ऊपर परसेंटेज लगा देते हैं। नहीं, वो म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर परसेंटेज अप्लाई होगी। ठीक है। If property is situated in a foreign country, tax paid to foreign local authority shall be allowed as a deduction। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है और आपने फॉरेन कंट्री को म्यूनसिपल टैक्स पे किया है, तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि टैक्स तो आपने पे किया ना, खर्चा तो आपने पे किया ना, भले इंडिया को पे कर रहे हो, कहीं भी पे कर रहे हो, खर्चा तो आपका हो रहा है ना, तो आपको उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, भले आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है। In case municipal tax paid includes tax paid for several past year and the total amount of tax so paid by the owner exceed GAV, then net annual value can be negative। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, मेरा 22-23 का टैक्स था 50,000, ठीक है, मैंने पे नहीं किया इस टाइम। फिर 23-24 का टैक्स था 20,000, मैंने ये भी नहीं पे किया। फिर 24-25 का टैक्स था 20,000 और 24-25 का मेरा GAV था 70,000। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं सारा ही टैक्स एक बार में पे कर देती हूँ, पिछले सालों का भी और अब का भी। सारा टैक्स मिला के कितना होता है, 80,000 टैक्स बनता है। मैंने पूरा का पूरा 80,000 पे कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस करते हैं तो आपकी NAV निकलता है ना, NAV क्या आ गया, माइनस में आ गया, 10,000 माइनस में। तो आप मुझे बताओ क्या ये माइनस में आ सकता है। तो उन्होंने बोला जी हाँ, माइनस में आ सकता है। अगर आपका जो म्यूनसिपल टैक्स है वो पिछले सालों का वगैरह का मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है जो आप पे करते हो, तो उस केस में आपका NAV माइनस में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। Municipal tax paid in advance is not allowed as the act provides that for claiming deduction in respect of municipal tax, such tax must have already been levied by the local authority। वही बोला, एडवांस में म्यूनसिपल टैक्स अगर आप पे करो तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। टैक्स की डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो लोकल अथॉरिटी ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया है, मतलब कि या तो प्रीवियस ईयर की मिलेगी या उससे पहले के जितने की भी है, मतलब जितने अक्रू हो चुके हैं। ये नहीं कि आप एडवांस में पे कर दोगे और उसकी डिडक्शन ले लोगे, वो अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपका म्यूनसिपल टैक्स वाला भी पोर्शन ख़त्म होता है, उसके रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है म्यूनसिपल टैक्स का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। एक हाउस प्रॉपर्टी मैं करवा देती हूँ, बाकी आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूट द NAV आपको कंप्यूट करनी है। NAV कैसे निकलती है, GAV माइनस म्यूनसिपल टैक्स, तो आपकी आ जाएगी NAV। तो सबसे पहले देखते हैं GAV क्या आएगी। GAV कैसे निकलती है, म्यूनसिपल वैल्यू, अच्छा इन्होंने ग्रोस एनुअल वैल्यू हमें दे ही दी है, GAV निकाल के ही दे दी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, GAV हमें दे रखी है 1 लाख, इसमें से माइनस होगा म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल वैल्यू दे लिखी है 1 लाख, म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है 5,000, सीवरेज टैक्स वाटर टैक्स दे रखा है। देखो इस केस में तो कुछ भी नहीं दे रखा है ना, बाकी केसेस में आपको सीवरेज टैक्स वाटर टैक्स दे रखा है। मैं ना आपको पता है कौन सा वाला क्वेश्चन करवाती हूँ, ये वाला पोर्शन करवाती हूँ, हाउस प्रॉपर्टी 2, क्योंकि 1 तो बहुत ईजी है। GAV दे रखी है 2,50,000, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है 10%। अब ये 10% किस पे पड़ेगी, 2,50,000 पे या 2 लाख पे, म्यूनसिपल वैल्यू पे पड़ेगी ना म्यूनसिपल टैक्स की परसेंटेज। तो 2 लाख इंटू 10% कर दोगे तो आ जाएगा 20,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स दे रखा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि 10% म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है ना, सिर्फ 10% माइनस कर देंगे। पर बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला सीवरेज टैक्स, एक मिनट,
मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सीवरेज टैक्स और वाटर टैक्स भी आपका एक तरह का म्यूनसिपल टैक्स है ना। तो ये भी तो माइनस होगा, वो ये तीनों माइनस होंगे फिर आपके। यहाँ से उड़ गया सारा, 2,50,000 माइनस 20,000 आया था आपका म्यूनसिपल टैक्स। अब ये सीवरेज टैक्स और वाटर टैक्स भी आपको माइनस करना है, ये परसेंटेज भी आपको अप्लाई करनी है म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर ही। 2 लाख का 5% आ गया 10,000 एंड 3%, 2 लाख का 3% आ गया 6,000। और यहाँ पे आपका आ जाएगा NAV, कितना आ जाएगा 2,50,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 6,000, तो आपका NAV आ जाएगा 2,14,000। देखो हाउस प्रॉपर्टी 2 का आपका NAV आ गया 2,14,000, ठीक है। ये सीवरेज टैक्स वाटर टैक्स भी आपके म्यूनसिपल टैक्स ही हैं, ये देखो मैंने यहीं पे बोला था, इट इंक्लूड्स फायर टैक्स वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स, ठीक है। और ये हमारा म्यूनसिपल वैल्यू भी यहाँ पे, म्यूनसिपल टैक्स भी हमारा ख़त्म हो गया और हमें NAV तक अपना पोर्शन निकालना आ गया। ये देखो, और इसके ऊपर का एक क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब अगर हम वापस आए अपने उस पर, जो हमारा टेबल था GAV माइनस म्यूनसिपल वैल्यू, तो आपका आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू तक हमने निकालना सीख लिया। अब इसके आगे हमें माइनस करनी है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। अब सिर्फ हमें 24 सेक्शन की डिडक्शन माइनस करना सीखना है और कुछ डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनके सम्स निकालने सीखने हैं। मे बी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 क्लासेस ही लगेंगी जिसमें हमारा हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा। आपको जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन मिले हैं वो कंप्लीट करके आना है, क्योंकि अगर आपका NAV तक कंसेप्ट क्लियर है ना तभी आपको आगे का समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर से करके आना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।